हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मैं प्रतीक नायक और आपका स्वागत करता हूँ ऑन दी लार्जेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम लोग ने पिछले क्लास के अंदर एनसीईआरटी को कंटिन्यू किया था, उसी को ही आगे देखेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स एंड कमेंट्स जो आपने अप्रिशिएट किया है रिगार्डिंग दिस कोर्स ऑफ एनसीईआरटी, जहाँ पे हम लोग रीडिंग बिटवीन द लाइन्स भी कर रहे हैं। वी आर डूइंग ऑल्सो आउटसाइड एनसीईआरटी एंड आई एम एक्चुअली मेकिंग यू अंडरस्टैंडिंग द थीमेटिक कंसेप्ट ऑफ व्हाट हैज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एंशिएंट इंडिया, है ना। तो आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप के कमेंट्स के द्वारा आपने जो अप्रिशिएशन दिया है, आपने जो प्यार दिया है, उससे हमको और मोटिवेशन होता है कि वी शुड गिव द बेस्ट ऑफ द कंटेंट टू यू एंड दैट टू इन अ वेरी इफेक्टिव वे, है ना। तो हम लोग आज जो टॉपिक को करने वाले हैं दैट विल बी रिलेटेड टू द पोस्ट मौर्यन इंडिया, क्योंकि मौर्यन हिस्ट्री तक हमने पूरा कवर कर दिया था। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन इंडिया। पिछले क्लास में मैंने आपको उसके प्रीवियस के क्वेश्चन भी करवाए थे एंड होपफुली आपको पूरा आइडिया मिल गया होगा कि इतिहास में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट हमने करीबन 9 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और 9 to 9 क्वेश्चंस के अंदर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर मैंने आपको पिक्चर समझाया था कि किस तरह से इतिहास को समझा जा सकता है, किस तरह से इतिहास के अंदर बदलाव आ सकते हैं। खैर, आज की क्लास में हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे और समझेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड के ऊपर से। अब याद रखेगा कि ये जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है सर, ठीक है, उसको क्रोनोलॉजिकली कहाँ पे हम लोग डील करेंगे सर, ठीक है। तो पहले हम लोग जस्ट 2 मिनट क्रोनोलॉजी वे इसके अंदर रिविजन कर देते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा कंसेप्ट भी स्ट्रांग होता है और हमको आइडिया रहता है कि हम लोग कौन से पीरियड का डिस्कशन कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा बच्चों के साथ तो दिक्कत ये होती है कि वो क्रोनोलॉजिकल बेसिस के ऊपर रिवीजन भी नहीं समझ पाते हैं या क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री को ही समझ नहीं पाते हैं। फिर तो क्योंकि ये किताब जो है, दिस बुक हैज़ बीन रिटन इन थीमेटिक वे, तो इसको लिखा गया है थीमेटिक वे के अंदर, पर आपको पकड़ना है ना कि भाई अब सिस्टम बदल रही है सर, ठीक है। तो आप याद करिए, क्रोनोलॉजी बेस्ड रिविजन हम लोग करेंगे और मैं आपको ब्रीफली खाली समझाने की कोशिश करूंगा कि इतिहास में क्या क्या बदलाव आया सर, ठीक है। हमने शुरुआत की थी स्टोन एज से। इफ यू आर एबल टू रिकॉल, वी हैड स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम द स्टोन एज, और मैंने बताया था कि स्टोन एज की हिस्ट्री, मतलब जिसे हम लोग प्रोटो हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री के रूप में पहचानते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ से है। क्योंकि स्टोन एज को प्री हिस्ट्री कहते हैं। ये प्री हिस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ डायरेक्टली सोर्सेज हमको नहीं मिलते हैं सर, ठीक है ना। तो वी फाइंड द फर्स्ट पीरियड इज नोन एज प्री हिस्ट्री इंडिया, कि भाई प्री हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस कहाँ से हुआ। उसके बाद हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। खैर, अब इसका नाम इंडस वैली नहीं रहा है, क्योंकि अब साइट्स जो है इंडस के बाहर भी मिलती है। सरस्वती, मतलब आज के गुजरात, राजस्थान है, हरियाणा है, इन सब रीजन्स में, वेस्टर्न यूपी तक इसका व्याप था। बट इसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। करीबन 2600 BC से लेके 1800 BC तक का जो पीरियड था, दैट वाज द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर आता है वैदिक एज। खैर, वैदिक एज आपकी किताब के अंदर दिया नहीं है, इसके लिए मैं ज़्यादा गया नहीं हूँ, बट एटलीस्ट मैंने आपको खाली एक टाइमलाइन मेंशन बताया था कि 1500 से लेके 600 BC तक का जो पीरियड है, दैट इज द पीरियड ऑफ वैदिक एज। और यहाँ पे काफ़ी सारे वेद और बाकी सारे लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। देन वी फाइंड द पीरियड ऑफ महाजनपद सर, ठीक है ना। हमको महाजनपद का पीरियड पता चलता है। ये 16 महाजनपद डेवलप हुए थे और इसी के ही कंटेम्प्रेरी पीरियड में बुद्धिज्म और जैनिज्म भी हमको देखने को मिलेगा सर, ठीक है। विल फाइंड द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑल्सो गेटिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और ये पीरियड की इंपॉर्टेंस ये है कि ये 600 BC से चलता है एंड करीबन 325 BC तक चलता रहेगा सर, ठीक है। तो ये करीबन 6 से लेके 4 सेंचुरी के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है, इस पीरियड के समय पे हमको पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। फिर वो 16 महाजनपदास, 16 में से 4 और 4 में से 1 महाजनपद की तरफ हम लोग चले गए सर, ठीक है। वो जो एक महाजनपद है, वही मौर्यन पीरियड की शुरुआत होती है। तो 325 ऑनवर्ड से वी कम टू नो अबाउट द मौर्यन पीरियड। और ये 325 से लेके 185 BC तक का जो पीरियड है, वो कौन सा है? वो मौर्यन पीरियड है। हमने पिछले क्लास में ये मौर्यन पीरियड को अच्छी तरह से देखा है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि मौर्य के बाद क्या हुआ, मौर्य के बाद इतिहास कैसे बदला। अब याद रखिएगा कि 185 से थोड़ा आगे जाओगे तो बीच में 0 आ जाएगा सर, ठीक है। तो ये जो हिस्ट्री है, इसे हम लोग कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। 0 के इस साइड वाली जो है ना, पुरानी वाली, अब हम लोग 0 के इस साइड में भी डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। तो 185 BC से लेके करीबन 300 CE तक का जो पीरियड है सर, है ना, या मैं कहूँगा कि 200 कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा और आगे आ जाते हैं कि 200 BC से लेके पकड़ के चलोगे तो 300 CE तक का मोटे मोटे तौर के ऊपर 500 साल का इतिहास हम लोग अभी पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं द पोस्ट मौर्यन पीरियड। क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम लोग कहेंगे द पोस्ट मौर्यन पीरियड। ये वो पीरियड है जहाँ पे अब मौर्य का इतिहास बदल जाएगा एंड वी कम टू नो अबाउट द पोस्ट मौर्यन पीरियड कमिंग इनटू द पिक्चर।
यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे चेंजेस होंगे विद इन दिस 500 ईयर्स। आज के क्लास में हम लोग पोस्ट मौर्यन हिस्ट्री को ही देखेंगे, द पीरियड बिटवीन 200 BC टू 300 सी, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड हाउ चेंजेस इमर्ज इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में कैसे कैसे बदलाव आए, इतिहास में किन किन प्रकार से अब चीज़ें बदलती है, कैसे नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट होंगे। इस समय के दौरान आप देखोगे तो हमको पता चलता है कि कल्चरल डेवलपमेंट होंगे। इसी पीरियड के समय पे इनफैक्ट हमको पता चलता है कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है सर, ठीक है ना, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो विल ट्राई टू सी कि इस समय पे कितने सारे बदलाव आए और किस तरह से इनफैक्ट है ना भारत का इतिहास आगे चलता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, वो है अनअकैडमी प्लस के बारे में। आपको पता ही है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एंड ये प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि यहाँ टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हु इज एक्चुअली टीचिंग ऑन अनअकैडमी। आई टीच ऑन GS एंड दी ऑप्शनल कोर्सेज। हिस्ट्री का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मैं करवाता हूँ। GS और हिस्ट्री ऑप्शनल दोनों की तैयारी अगर आपको करनी हो तो आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ सकते हो, क्योंकि NCERT तो मैंने आपको प्रॉमिस किया है मैं यहाँ पे करवाऊंगा सर, ठीक है। अब प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। आप मेरे पुराने क्लासेस देखोगे तो मैंने बताया है, नो डाउट हम थोड़ा डिले हो गए बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज थे, बट देर आए दुरुस्त आए। हम अच्छी तरह से NCERT को कवर करेंगे सर, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उस हिसाब से मैं कवर करवाऊंगा सर, है ना। 14 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ एन ऑप्शनल कोर्स। इसके आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दे सकते हो। डेली 2 आवर्स हमारा सेशन रहता है। अभी पेपर 1 शुरू किया है। पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री ऑप्शनल में एंशिएंट एंड मिडिवल आता है, एंड आफ्टर सम डेज आई विल बी स्टार्टिंग विद पेपर 2 वेयर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मॉडर्न एंड द वर्ल्ड हिस्ट्री सर, है ना। तो मॉडर्न इंडिया और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है सर, है ना। पेपर 1 में ही करीबन मैं 140 आवर्स के आसपास करा रहा हूँ, 134 आवर्स है। पेपर 2 विल ऑल्सो टेक अराउंड 130 140 आवर्स, 150 आवर्स तक चला जाएगा सर, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर विल ट्राइंग टू कवर अराउंड 300 आवर्स ऑफ हिस्ट्री, जहाँ पे हम लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली समझ पाएंगे इतिहास को। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन यूज़ दिस कोड PN Live। इनफैक्ट मेरी GS की कोर्स भी लॉन्च हो रहे हैं। GS में मैं मॉडर्न इंडिया में क्रैश कोर्स शुरू कर रहा हूँ 21 जुलाई से 3 से 5 बजे दोपहर को। इसके लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इंपॉर्टेंट आपके लिए यही होगा कि आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारे आपके से इनिशिएटिव्स हमने लॉन्च किए, जैसे किताब सीरीज़ है जहाँ पे बहुत सारी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक जिसे आप पढ़ नहीं पाते हो पर वहाँ से एग्जाम और अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, वो हमारे जैसे एजुकेटर्स आपको सॉल्व करके देंगे। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट 21 जुलाई से पहले सब्सक्रिप्शन लीजिए तो आपको 35% डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरा, आपको फ्री ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज मिल रही है। आपको ना कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लेना है GS और ऑप्शनल का, या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल के साथ। मतलब मूल तरह से आप कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगी। अब देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा है कि उसमें कोई भी लीजिए, आप हिस्ट्री लीजिए, पॉलिटिकल साइंस लीजिए, साइकोलॉजी लीजिए सर, ठीक है। सो वी हैव गॉट गुड टीचर्स अवेलेबल फॉर द ऑप्शनल। दूसरी बात यह है कि इसमें अगर आप तैयारी अच्छी तरह से करोगे तो आपको टेस्ट सीरीज़ की भी आवश्यकता होती है, और ये टेस्ट सीरीज़ करीबन 15,000 रुपीज़ की है सर, ठीक है ना। तो ये फ्री में आपको कवर कराई जा रही है। मतलब हर एक ऑप्शनल के लिए आपको मिनिमम 21 टेस्ट आपको मिलेंगे। 16 सेक्शनल है, 5 फुल लेंथ टेस्ट है। मतलब हिस्ट्री के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, पॉल साइंस के लिए भी मिलेगी, फिलोसफी के लिए भी मिलेगी, ज्योग्राफी के लिए भी आपको ऑप्शनल टीचर अवेलेबल है सर, ठीक है ना। तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 57,500 एक साल में। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज फ्री है, और ऑप्शनल लेने के लिए आपको टेस्ट सीरीज लेने के लिए ये कोड को यूज़ करना पड़ेगा PN Live को सर, ठीक है ना। तो एक आप मिनिमम 1 साल का प्लान कर सकते हो। GS ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन टेस्ट सीरीज कवर हो जाएगी। बाकी आप 2 साल और उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लोगे तो अनअकैडमी आपको प्रॉमिस करता है कि अगर आपसे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रही है तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। यू विल ऑल्सो गेट वैलिडिटी एक्सटेंशन एज वेल। वैलिडिटी एक्सटेंशन का मतलब यह है कि आज मतलब 19 जुलाई को अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन वैलिड होगा मेंस 2022 तक। मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि आपको 1 साल से उपरांत सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आज 19 जुलाई 2021 में, तो इट विल बी वैलिड टिल अक्टूबर 2023, क्योंकि मेंस जनरली अक्टूबर के आसपास आती है। खाली एक ही चीज़ करनी है, ये कोड को यूज़ करना है PN Live। इसमें भी आपकी GS की टेस्ट सीरीज कवर हो जाती है। तो आप है ना कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिए, GS ऑप्शनल का दोनों का कंबाइंड लीजिए, वो ज़्यादा फायदे कारक रहेगा। बाकी आपकी बुक्स अवेलेबल है, अनअकैडमी आपको रेफरेंस बुक देगी, आपको लोन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है आपको, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो GS या आइकॉनिक, दोनों में से कोई एक का। आइकॉनिक में पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, तो बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल है। मतलब यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, है ना, आपको कौन सी चाहिए। बट हमेशा सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड को यूज़ करना है, ये आपका डिस्काउंट
कोड है, यहाँ से आपको 10% ऑफ मिल जाएगी फीस के अंदर से सर, ठीक है। काफ़ी बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर खाली हमको ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो वो भी ले सकते हो, बट मैं आपको कहूँगा कि यार जीएस करना ही है, आपको इकोनॉमी पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़ना है, आपको और भी विषय पढ़ने हैं, तो उन सब के लिए आप है ना कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर नहीं लेना है और खाली ऑप्शनल लेना है तो मिनिमम 1 साल का ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, 24,750 आफ्टर यूजिंग दिस कोड PN लाइव, है ना, तो इससे आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा। बट आई सजेस्ट कि आप जीएस ऑप्शनल कंबाइन लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी हमारी कॉम्बैट चलती है एवरी संडे 11 बजे होती है, 60 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स, अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए और इसमें स्कॉलरशिप पाइए तो भी आपको सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से फ्री में मिलेगा सर, ठीक है। 21 जुलाई से ही हमारी नई बैचेज शुरू हो रही है, मेरी बैच भी आपको मैंने मॉडर्न इंडिया के बारे में बताया, वो भी यहाँ से ही लॉन्च हो जाएगी। फ्री की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ये फ्री की टेस्ट सीरीज आप खाली ये कोड के द्वारा देख सकते हो ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू, आप अब डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, बट मैं आपको फिर से वेलकम करूंगा कि जुड़िए हमारे साथ। खैर, हमने क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री देखी थी और कल के क्लास के अंदर हम यहाँ तक पहुँच गए थे सर, है ना, अशोक तक, है ना। तो हमने अशोक के डिक्लाइन और मौर्यस के पीरियड के बारे में देख लिया था कि इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। सो आप में से जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने पिछला क्लास अटेंड किया है उनको ये डिक्लाइन थियरी के बारे में मैंने आपको बता दिया था सर, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, विल बी गोइंग इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया सर, है ना। हम लोग पोस्ट मॉडर्न इंडिया के ऊपर चले जाएंगे कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया में क्या चेंजेस हुए, कौन से राजा पावर के ऊपर आए, किस तरह से इतिहास बदलता है, और सामान्यतः जिसे हम लोग पहचानते हैं कि हिस्टोरिकल एडवेंसेस कहाँ से हो गए सर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको मैपिंग से करवाने की कोशिश करता हूँ कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया में क्या बदलाव आता है सर, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस एक्चुअली टुक प्लेस इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया, उसको हम लोग मैप से देखेंगे तो आपको भी ज़्यादा समझ में आएगा और मुझे समझाने के लिए भी थोड़ी मैं कहूँगा ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन होगी, ईज ऑफ मूवमेंट हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, हम लोग आपके लिए ये मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि एडवांसमेंट कैसे हुआ। अब याद करिए पिछले क्लास को सर, ठीक है। अगर पिछला क्लास आपको याद होगा तो मैंने आपको अशोक के एम्पायर के बारे में पढ़ाया था सर, ठीक है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली गोइंग इनटू द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, और पोस्ट मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसे चेंज होती है सर, ठीक है ना। तो आप अपने नोट्स के अंदर भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इन योर नोट्स एज वेल, कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया में क्या बदलाव आता है सर, ठीक है ना। और 200 BC से लेके 300 CE तक का जो पीरियड है उसमें किन किन प्रकार के पॉलिटिकल कल्चरल चेंजेस आने की शुरुआत हुई और भारत में कैसे इनफैक्ट है ना साम्राज्य बदलते हैं सर, ठीक है। तो पहला जो चेंज आता है पोस्ट मॉडर्न इंडिया में वो है द एम्पायर गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड सर, ठीक है। तो याद रखेगा कि इन द फर्स्ट पोस्ट मॉडर्न चेंज वी फाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर सर, ठीक है। कि अशोक के द्वारा जो साम्राज्य बनाया हुआ था और मौर्य शासकों के द्वारा जो साम्राज्य बनता है वो टूट जाता है, और उसके टूटने के परिणाम स्वरूप एज एन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, क्योंकि इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर था ना, हमने कल के क्लास के अंदर आपके इंस्क्रिप्शंस के बारे में आपको पढ़ाया था सर, ठीक है। तो मौर्य का प्रभाव आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको आराम से मिल ही जाएगा, यू विल गेट दिस मच ऑफ द साइज ऑफ द मौर्यन एम्पायर सर, ठीक है। अब ये पूरी तरह से टूटता है, उसका परिणाम क्या आया सर, ठीक है, व्हाट इट विल लीड टू, इट विल लीड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एम्पायर एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर। तो साम्राज्य टूटता है ना, तो नए नए शासक पावर के ऊपर आने की शुरुआत करेंगे सर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आपको एक एक करके मैपिंग के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, साथों साथ लिखता रहूंगा सर, ठीक है। सो द पीरियड बिटवीन 200 BC ऑनवर्ड्स, द पीरियड फ्रॉम 200 BC ऑनवर्ड्स, जो मतलब अशोक के बाद जो कमजोर शासक मौर्य के ऊपर पावर के ऊपर आए, उनके समय पे बदलाव बहुत बड़ी मात्रा में हुए सर, ठीक है। ये बदलाव में पहला बदलाव आपको यहाँ दिखेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर सर, ठीक है ना। ये नॉर्थ वेस्ट में आपको विदेशी आक्रमणकारी दिखेंगे, यू विल फाइंड मल्टीपल फॉरेन इन्वेडर्स कमिंग इनटू दिस नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड इनमें से आपको 4 शासक दिखेंगे सर, ठीक है। आपको पहली एक डायनेस्टी दिखेगी जिसे मैं कहता हूँ इंडो ग्रीक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है दोस्तों, इंडो ग्रीक डायनेस्टी, है ना। ये अब ये इंडो ग्रीक कौन थे वो उसके बारे में चर्चा करेंगे सर, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी डायनेस्टी आपको यहाँ से दिखेगी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस मैप, जिसे हम लोग कहते हैं द शक डायनेस्टी, है ना, शक डायनेस्टी। या इन्हीं के लिए शब्द यूज किया गया है सीथियंस, है ना, ये सेंट्रल एशिया से आए थे सर, है ना। तो ये सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब है सर जो भारत की तरफ आती है सर, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको दिखेगा पर्थियंस, पर्थियंस या पहलवास के रूप में पहचानते हैं। ये ईरान से आए होते हैं, आज के पर्शिया से आए होते हैं, और इसी के अंदर से आपको चौथे मिलेंगे कुषाण। कौन दिखेंगे, कुषाण सर, ठीक है ना। तो वी फाइंड द 4 डायनेस्टीज कमिंग इनटू द पिक्चर इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। भारत के उत्तर पश्चिम विस्तार में ये 4 वंश आएंगे। उसमें ये जो शक डायनेस्टी है ना, जो सीथियंस के रूप में पहचानते हैं,
उनमें से कुछ कुछ शासक यहाँ गुजरात और मालवा वाले रीजन में स्थायी हो जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न क्षत्रप्स। क्या कहते हैं? वेस्टर्न क्षत्रप्स। तो मैं लिखता रहता हूँ, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा, आपको थोड़ी देर के बाद पूरा मैपिंग करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा सर। ठीक है, तो अशोक का ये वाला जो साम्राज्य है, ऑल दिस एरिया सर, जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था, दैट वेंट टू 4 डायनेस्टीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो 200 बीसी ऑनवर्ड से धीरे धीरे करके हमको पता चलता है कि 4 डायनेस्टी आई। इसमें ये जो कुषाण है ना, ये कुषाण बहुत प्रोमिनेंट थे, क्योंकि 78 सीई के आसपास ये कुषाण के अंदर कनिष्क करके राजा आएगा। कौन आएगा? कनिष्क करके राजा आएगा, जिसका बहुत ही प्रोमिनेंस रोल रहा है आपके इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, कल्चरल हिस्ट्री में, और मैं कहूंगा कि ओवरऑल सोशल उसके अंदर भी सर। ठीक है, एक तो ये वाला पोर्शन टूट गया। दूसरा आप समझने की कोशिश करोगे तो पोस्ट मॉडर्न इंडिया में मगध का साम्राज्य भी टूट गया सर, है ना। अब पाटलिपुत्र, दैट वाज द ओल्ड सेंटर, है ना, पाटलिपुत्र यहाँ पे था ना। सो व्हेन वी सी द स्टोरी ऑफ पाटलिपुत्र, तो हमको पाटलिपुत्र का इतिहास भी अब देखेगा कमजोर होता हुआ पता चल रहा है सर। ठीक है, और कहानी क्या है कि ये जो पाटलिपुत्र मगध वाला और वहां से सेंट्रल इंडिया वाला जो रीजन था, इन दिस रीजन वी फाइंड 2 डायनेस्टीज कमिंग टू पावर सर। हमको यहाँ पे 2 डायनेस्टीज दिखती है सर। ठीक है, कौन सी डायनेस्टीज दिखती है? तो पहली दिखती है शुंग डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? शुंग डायनेस्टी विल कम टू पावर सर, है ना। तो 185 बीसी से लेके, याद रखेगा, 185 बीसी से लेके 185 बीसी से लेके 72 बीसी तक हमको पता चलता है पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वासुमित्र जैसे शासक दिखेंगे। एंड उसके बाद आपको मिलेगी कणव डायनेस्टी या कणवा डायनेस्टी आपको मिलती है सर। ठीक है, तो 72 से लेके 27 बीसी तक का जो पीरियड है, दैट पीरियड बिलोंग्स टू द कणवा डायनेस्टी। और फिर उसके बाद इनका डिक्लाइन हो गया। अब ये कणवा डायनेस्टी को किसने खत्म किया सर? ठीक है, तो ये जो पाटलिपुत्र और सेंट्रल इंडिया का रीजन था, उसके जस्ट नीचे हमको क्या पता चल रहा है, we come to know about a very powerful dynasty coming into the picture that is known as the Satvahan dynasty सर। कौन सी डायनेस्टी है? सतवाहन डायनेस्टी या सातवाहना डायनेस्टी के रूप में हम लोग इसको पहचानते हैं सर। ठीक है, करीबन पोस्ट मॉडर्न पीरियड के 350-400 साल तक के इतिहास में सबसे पावरफुल डायनेस्टी कोई उभर के आती है तो वो सतवाहन डायनेस्टी आएगी सर। ठीक है, इनफैक्ट अशोक ने कलिंग को कैप्चर किया था, याद करिए, कलिंग वाला रीजन सर। ठीक है, सो ये जो कलिंग वाला जो रीजन है ना, कलिंग, यहाँ से अशोक ने यहाँ पे ये रीजन को कैप्चर किया था युद्ध करने के बाद सर। ठीक है, यहाँ पे एक राजा आता है खारवेल डायनेस्टी के, खारवेल करके राजा मिलेंगे सर। ठीक है, और ये जो खारवेल राजा है ये बहुत ही प्रोमिनेंट राजा हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि मगध का डिसइंटीग्रेशन हो गया सर। ठीक है, यहाँ खारवेल राजा दिख रहे हैं। यहाँ गुजरात वाले रीजन की हम लोग जब बात करेंगे तो आपको गुजरात और सेंट्रल इंडिया वाले ये सब रीजन के अंदर आपको कौन दिखेंगे सर? आपको वेस्टर्न क्षत्रप्स दिखेंगे। वेस्टर्न क्षत्रप्स कौन थे? तो वेस्टर्न क्षत्रप्स वर एक्चुअली द डिसेंडेंट्स ऑफ द सीथियंस एंड लेटर ऑन दे केम इनटू दी अंडर लीडरशिप ऑफ कनिष्क, जो कुषाण करके राजा था, कुषाण डायनेस्टी के राजा थे, उसके अंडर में आए सर। यहाँ सातवाहन डायनेस्टी दिखती है। इसमें आपको गौतमीपुत्र सतकर्णी एंड वशिष्ठपुत्र पुलमयी एंड श्री सतकर्णी जैसे राजा दिखेंगे। कुछ कुछ ब्राह्मण राजा होंगे, कुछ कुछ नॉन ब्राह्मण राजा भी हमको दिख जाएंगे सर। ठीक है, यहाँ पे कलिंग इंडिपेंडेंस हो गया, पाटलिपुत्र का साम्राज्य अब धीरे धीरे डिक्लाइन में चला गया, और साउथ के अंदर 3 डायनेस्टीज प्रोमिनेंटली आती है। इन साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री विल फाइंड 3 डायनेस्टीज कमिंग इनटू द पिक्चर। ये तीनों के तीनों डायनेस्टीज अलग अलग रीजन में रूल कर रही थी सर। ठीक है, आज के नॉर्दर्न तमिलनाडु के अंदर आपको चोला डायनेस्टी दिखेगी। कौन सी डायनेस्टी दिखती है? चोला डायनेस्टीज हमको दिख जाएगी सर, है ना। तो ये इंपीरियल चोलाज नहीं थे, एक बड़े चोला आएंगे, आपको मिल जाएंगे राजा राजा, राजा राजेश्वर, परंटक सर, है ना। तो वो बेसिकली 10th सेंचुरी में आए। ये छोटे चोलाज है, ये बड़े चोलाज के ओरिजिनल वंशज ये लोग हुआ करते थे सर। ठीक है, तो ये चोलास थे। ये पुहार नाम का एक पोर्ट आपने देखा होगा कावेरी पट्टनम के रूप में, या उरियूर करके एक जगह आपने सुनी होगी सर। ठीक है ना, तो वहां से ये लोग रूल करते थे सर। ठीक है, दूसरा आप देखोगे तो आपको पंड्या डायनेस्टी दिखेगी सर, है ना। ये पंड्या डायनेस्टी दिखती है आपको। ये पंड्यास कहाँ पे आए? ये मदुराई वाले रीजन में रूल करते थे, दे वर रूलिंग इन द मदुराई रीजन सर। ठीक है, और तीसरे आज के केरला के अंदर आपको चेरा डायनेस्टी दिखेगी। कौन सी डायनेस्टी दिख रही है? यू विल फाइंड अ डायनेस्टी कॉल्ड एज द चेरा डायनेस्टी सर, है ना। तो ये 3 डायनेस्टीज हमारे लिए प्रोमिनेंट है जो साउथ को रूल करेगी सर। ठीक है, तो पोस्ट मॉरियन इंडिया का अगर आप नक्शा देखिए, यू सी द मैप ऑफ द पोस्ट मॉरियन इंडिया। समझ में आ रहा है आपको सर? ठीक है, पोस्ट मॉडर्न इंडिया का ये मैप है जिसे थीमेटिक मैपिंग कहते हैं सर। ठीक है, अगर आपने नहीं बनाया है तो बना दीजिएगा, क्योंकि ये मैप के ऊपर से ही बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ये मैप दिया नहीं है कोई किताब के अंदर, ये
नहीं दिया है, ऑनेस्टली बताता हूँ सर, ठीक है। एज अ टीचर मेरी ये ड्यूटी होती है कि जो किताबों के अंदर एक्सप्लेन किया हो उसको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करते हुए ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर या पिक्टोग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर आपके सामने मैं उसको पेश करूँ, सो दैट आपको समझने में ईजी रह जाए सर, ठीक है। देखिए, शिक्षक के रूप में हमारा कार्य ये है कि मैं आपके लिए काम ईजी करूँ, ना कि मैं टफ कर दूँ या कॉम्प्लिकेट कर दूँ सर, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न इंडिया में जब मगध का साम्राज्य टूटा, पाटलिपुत्र कमजोर हुआ, तो वहां से साम्राज्य टूट गया, जिसे हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर। ये जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर है, इसके परिणाम स्वरूप इतने सारे डायनेस्टीज यहाँ पे पावर के ऊपर आएंगे। ये जो वेस्टर्न क्षेत्र पे मूलतः से शक वंश के ही वंशज थे सर, ठीक है। तो हम जो भी पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न इंडिया में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे सर, ठीक है। सो वॉट एवर विल बी स्टडिंग, यहाँ पे हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो कण्व वंश का डिक्लाइन हुआ पाटलिपुत्र में, later on the Guptas will come to power in this Patliputra region, and the Gupta dynasty will come to power somewhere around 320 CE to 550 CE। मतलब अभी टाइम है सर, ठीक है। तो अभी गुप्ता का तो बहुत टाइम है, अभी तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वी आर सीइंग 200 BC ऑनवर्ड्स का जो इतिहास है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं सर, ठीक है। तो पहले टाइम फ्रेम और मैपिंग समझ में आ गई, यू गॉट द टाइम फ्रेम इन द मैपिंग पोर्शन सर, ठीक है। अब सबका कैपिटल वाला रीजन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से रूल करते थे। तो पाटलिपुत्र में शुंग और कण्व डायनेस्टी दोनों रूल करेगी सर, है ना। शुंग को मार के कण्व डायनेस्टी पावर के ऊपर आती है सर, ठीक है। सो वी विल फाइंड देवभूति करके राजा थे, उनको उथला दिया जाता है वासुदेव कण्व। एंड वासुदेव कण्व अपने आप को कहते हैं कि हम कण्व ऋषि के वंशज थे। एक्चुअली कण्व ऋषि आपको ऋग्वेद के अंदर दिखेंगे। ऋग्वेद इज अ बुक विच इज मेड आउट ऑफ 10 मंडल्स, एंड बुक नंबर 2 टू बुक नंबर 7 जो है वो सबसे मेन है, पर 8वें नंबर की जो बुक है वो कण्व ऋषि को डेडिकेटेड है। एक्चुअली जितनी भी ऋग्वेद की किताबें हैं, ऑल द बुक्स एंड द लिटरेचर ऑफ ऋग्वेद आर एट्रीब्यूटेड टू ऋषिज एंड द सेजिस, है ना। तो जो हमारे संत महापुरुष हो गए, ऋषि हो गए, बहुत सारे स्कॉलर्स, उनको एट्रीब्यूट की गई है बुक्स, ठीक है। तो ये जो कण्व डायनेस्टी है, ये कण्वा लिखा गया आपकी किताब में, कण्वास, है ना। तो एक्चुअली उसको अणा बोलते हैं। अणा आता है ना संस्कृत में, गुजराती में, मराठी में अणा आता है सर, नगरी लिपि के अंदर भी अणा हुई, पर अंग्रेजी में अणा आता नहीं, अड़ा नहीं आता, अणा नहीं आता, तो न हो जाता है, अड़ा का ल हो जाता है सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट। खैर, तो ये आपकी कहानी दिखेगी, यू विल फाइंड इतना सारा डेवलपमेंट आपको पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर दिखेगा, और इतनी ही डायनेस्टीज भारत के अंदर उभर के आती है सर, ठीक है ना। सो व्हाट डू वी सी, द पीरियड बिटवीन 200 BC to 300 CE लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू किंगडम्स, नए साम्राज्य, नए राजाशाही बन के आई सर, ठीक है। इन द नॉर्थ इंडिया, इन द साउथ इंडिया, इन दी वेस्ट इंडिया एंड ऑल्सो द ईस्ट इंडिया। भारत के चारों के विस्तार के अंदर नए नए किंगडम्स बन के आए सर, ठीक है। ये नए किंगडम्स में अलग अलग डायनेस्टीज अलग अलग पावर के ऊपर आई, और फिर उन्हीं को ही हम लोग आज के क्लास के अंदर समझने की कोशिश करेंगे सर, है ना। तो पहला पिक्चर आपको क्लियर हो गया, द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू कि भाई किस प्रकार से चेंजेस हुए, कैसे बदलाव हुए, कौन सी डायनेस्टीज कब पावर के ऊपर आती है सर, ठीक है। वेस्टर्न क्षत्रप को ओरिजिनली याद रखेगा कि दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द शकास। ये जो शक डायनेस्टी है उसी के ही वंशज थे वेस्टर्न क्षत्रप से, ठीक है। और फिर वेस्टर्न क्षत्रप में क्या हुआ कि ये जो शक डायनेस्टी उसकी 5 ब्रांचेस भारत में आई थी। देयर वर 5 डिफरेंट ब्रांचेस दैट केम टू इंडिया। उनमें से एक यहाँ पे गुजरात में और आज के मालवा मतलब एमपी वाले रीजन में स्थायी हो जाती है। और यही वेस्टर्न क्षत्रप की फिर लड़ाई भी होगी सतवाहन डायनेस्टी के साथ, ठीक है। ये सतवाहनास यहाँ आपको महाराष्ट्र के अंदर आपको जगह देखेगी, वी फाइंड महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वाले रीजन में अमरावती से, ठीक है। तो अमरावती इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता है, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर देम। एंड फिर नासिक भी इनके लिए एक बहुत ही महत्व का मथक था, क्योंकि नासिक के आजू बाजू में इन्होंने केव्स बेव्स बनाई थी। खैर, तो याद रखिएगा कि जो अशोक का डिक्लाइन हुआ, आफ्टर सम टाइम नई नई डायनेस्टीज पावर के ऊपर आती है। यहाँ पे वेस्टर्न क्षत्रप या शक डायनेस्टी है, यहाँ पे सतवाहनास है, और साउथ के अंदर आपको क्या दिख रही है, वी फाइंड द डायनेस्टीज ऑफ चोलास, वी फाइंड द डायनेस्टीज ऑफ चेरास एंड वी फाइंड द डायनेस्टीज ऑफ द पंड्यास सर, है ना। तो इन तीनों का नाम पता होना चाहिए, यू शुड नो द नेम ऑफ द 3 डायनेस्टीज। हम लोग आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। गुप्ता उभर के आए, गुप्ता को अभी नहीं डिस्कस करेंगे। शक डायनेस्टी को थोड़ी बहुत चर्चा होगी तो करेंगे। कुषाण की कहानी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं डायनेस्टी से कौन आता है, कनिष्क करके राजा दिखेगा सर, ठीक है ना। तो आफ्टर द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द आई वुड से अशोका एंड ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द आई कैन से
द रूलर्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, तो फिर गुप्ता और फिर वाकाटका है। वाकाटका एक्चुअली गुप्ता के वो थे, फ्यूडल्स भी थे और इनके जमाई भी हुआ करते थे। खैर, तो वाकाटका पीरियड में आऊँगा तो उसके अंदर बताऊंगा। अभी तो हम लोग 200 BC ऑनवर्ड्स का पीरियड देखते हैं सर, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या बदलाव आया और किस तरह से हिस्ट्री बदलती है। याद रखेगा कि इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड आपकी किताब में बहुत इंटरेस्टिंगली 3-4 चीज़ें दी गई है सर, ठीक है। सो समवेयर इन बिटवीन द पीरियड ऑफ 200 BC ऑनवर्ड्स सर, है ना, 200 BC ऑनवर्ड्स के आसपास का जो पीरियड है, जब मौर्यस का डिक्लाइन हो रहा था तो एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था उभर के आ रही थी सर, ठीक है। तो ये जितने भी विदेशी राजा आए, खास करके अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो जो फॉरेन डायनेस्टी के किंग्स हैं, मतलब इंडो ग्रीक्स आ गए सर, कुषाण्स आ गए, क्षत्रप्स आ गए, उनके समय पे कैसी राज्य व्यवस्था हुआ करती थी। पहले तो पॉइंट नंबर 4 के अंदर ये लिखा गया है। तो हमने पॉइंट नंबर 3 तक पढ़ा था, अशोक तक और मौर्यस तक, है ना, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आज के क्लास के अंदर कि किस तरह से साउथ इंडिया के अंदर सिस्टम बदल रही है सर, ठीक है। क्योंकि जब हमने अशोक को भी पढ़ा था तो अशोक ने इनके बारे में लिखा है सर, याद करिए। वी हैड डिस्कस कि अशोक हैड मेंशन अबाउट द चोला, चेरा एंड द पंड्या डायनेस्टी, है ना। हमने अशोक के एडिक्ट्स के अंदर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद करिए पिछले क्लास को। वी हैड सीन कि इन द रॉक एडिक्ट नंबर 2 एंड नंबर 13 हमने देखा था, 2 नंबर के और 13 नंबर के एडिक्ट के अंदर अशोक ने ये 3 डायनेस्टीज के बारे में लिखा है कि मैं जब नॉर्थ में रूल कर रहा था और मैंने अपने धम्म को प्रचार किया था तो इन सब विस्तार में भी धम्म के ऑफिशियल्स को भेजा था। 13 नंबर के रॉक एडिक्ट में अशोक बताता है कि यहाँ पे इनके मैंने अपने अंडर में कंट्रोल किया था या इनको कन्वर्ट किया था, इनके ऊपर मैंने धम्म विजय किया था सर, ठीक है ना। तो इनका हिस्टोरिकल ओरिजिन बहुत पुराना है, ये कभी अशोक के पॉलिटिकल कंट्रोल में रहे नहीं हैं। अशोक के डिक्लाइन के बाद ये बहुत प्रोमिनेंस के ऊपर आए, ऐसी जानकारी हमको हिस्ट्री के अंदर मिलती है सर, ठीक है। तो 3 डायनेस्टीज है सर, है ना, एक है चोला डायनेस्टी, एक है पंड्या डायनेस्टी और तीसरी कौन सी है, द चेरा डायनेस्टी, है ना। चेरा केरला के अंदर रूल करते थे सर, मुजीरीज करके आपको एक जगह दिखेगी सर, ठीक है। तो वहाँ उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था और ये सब एक्चुअली मैरीटाइम डायनेस्टीज थी। मैरीटाइम डायनेस्टीज का मतलब ये बेसिकली समुद्र के आधारित इनकी अर्थव्यवस्था बहुत चलती है। खैर, इसके सिवाय भी इनकी शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता मिलेगी आपको, अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहानी इसके अंदर से चलती है सर, ठीक है। तो 200 BC से लेके जो नई सिस्टम आई उसमें एक तो साउथ इंडिया के किंगडम्स आएंगे, कुछ कुछ विदेशी आपको किंग्स दिखेंगे। विदेशी किंग्स के अंदर आपको इंडो ग्रीक्स में डिमेट्रियस करके एक राजा दिखता है, या यहाँ पे कनिष्क दिखता है। कनिष्क अपने आप को डिवाइन ओरिजिन का कहता है। कनिष्क क्या कहता है कि भाई मैं तो डिवाइन ओरिजिन किंग हूँ, मैं देवपुत्र हूँ सर, ठीक है। तो हमने अशोक को देखा था कल के क्लास के अंदर। अशोक क्या कहता था अपने आप को, अशोक कहता था कि मैं देवम प्रियासी हूँ। अशोक एक्चुअली सेड ना कि मैं देवम प्रियासी हूँ सर, ठीक है। सो हियर ऑल्सो इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड वी सी इंस्टेंसेस where the king will be claiming divine status। समझ में आ रहा है। इसके यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या बोला गया है कि the period from 200 BC was very different। अशोक ने अपने आप को प्रियदर्शी कहा, देवम प्रियासी कहा। अब राजा अपने आप को क्या कह रहे हैं, देवपुत्र कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देवपुत्र कह रहे हैं कि मैं तो देवों का पुत्र हूँ, ठीक है ना। तो एक है देवों का प्रिय। अशोक अपने आप को क्या कहता है कि मैं देवों का बहुत प्रिय हूँ, आई एम द बिलवेड ऑफ द गॉड्स, है ना, प्रियदासी देवम प्रियासी सर, ठीक है। ये उससे भी एक स्टेप आगे जाके कह रहा है कि मैं तो देवपुत्र आ गया हूँ सर, ठीक है। तो इन्हीं की कहानी हम लोग देखेंगे। अभी पहले ये सेट में आ गए हैं हम लोग सर, ठीक है। इसके बाद धीरे 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 हमको बदल रहा है, हमको पता चल रहा है कि समवेयर ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली भारत की इकोनॉमी बदल रही है, इंडिया की सोसाइटी में बदलाव आ रहा है सर, ठीक है ना। एंड इस पीरियड के समय पे हमको पता चल रहा है कि और भी चेंजेस होंगे सर, ठीक है। तो वी सी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समवेयर इन द 200 एंड 300 CE या 200 CE ऑनवर्ड से, जीरो के बाद वाला जो पीरियड है, उस पीरियड में इनफैक्ट हमको पता चलता है कि एग्रीकल्चर बदला, आपकी विलेज इकोनॉमी बदल गई सर, है ना। नए नए प्रकार की लैंड सिस्टम डेवलप होती है। ये गुप्ता पीरियड से पूरी की पूरी कहानी है सर। अभी तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द स्टोरी इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया, मतलब 200 BC के आसपास, ठीक है। तो यहाँ चले जाते हैं कि किंगशिप की कहानी कैसे बदलती है। किंगशिप का मतलब क्या है कि राजाशाही में क्या बदलाव हो रहे हैं सर, ठीक है। अब देखिए अशोक के समय पे प्री मौर्यन इंडिया या मौर्यन इंडिया को कंपेयर करिए सर, ठीक है। मौर्यन इंडिया में किंगशिप कैसी हुआ करती थी, व्हाट वाज द किंगशिप ऑफ मौर्यन इंडिया। अशोक अपने आप को कहता है मैं चक्रवर्ती हूँ सर, ठीक है। चक्रवर्ती समझ में आता है सर, ठीक है। A person who has conquered in all the 4 directions, a person who has actually won and his wheel, उसका जो चक्र है, उसका जो पहिया है, उसकी रथ की जो पहिया है वो कभी रुकता नहीं है सर, ठीक है। अशोक अपने आप को चक्रवर्ती कहता है। अशोक से कि मैं चक्रवर्ती हूँ, चक्रवर्ती अशोक, सम्राट अशोक, है ना, एक रथ, सम्राट, इस प्रकार के आपको टाइटल्स दिख जाएंगे राजाओं के द्वारा लिए हुए सर, ठीक है।
अब पोस्ट मॉडर्न इंडिया में अशोक जितना साम्राज्य तो कोई बना नहीं पाया। आप समझने की कोशिश करिए कि इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया द पॉलिटिकल कंडीशन वाज वेरी मच फ्रेगमेंटेड, सो नो वन वाज एबल टू मेक देन एम्पायर। तो पॉलिटिकल कंडीशन फ्रेगमेंटेड होने के कारण खास करके नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा फ्रेगमेंटेशन हुआ। शुंग डायनेस्टी पावर के ऊपर आई, पर वो पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र के साथ साथ आप देखोगे विदिशा, वहां वाले रीजन को कैप्चर कर रही है, और इनका जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो भी पाटलिपुत्र और विदिशा के आजू बाजू में ही चला सर, ठीक है। उसके बाहर ये लोग नहीं जा पाए। उसी तौर के ऊपर कलिंग वाले रीजन में खारवेल राजा है, ये उड़ीसा के बाहर ज्यादा एक्सपांड नहीं कर पाए। सतवाहन डायनेस्टी है, ये आज के महाराष्ट्र में पैठन, अमरावती आंध्र प्रदेश एंड पैठन जो बेसिकली महाराष्ट्र में रीजन है, वहां से ये लोग शासन कर रहे थे, और ये भी थोड़ा नॉर्थ में जाएंगे बट ज्यादा उतना एक्सपांशन नहीं कर पाए सर, ठीक है। ये चारों की चारों डायनेस्टीज आती है, उसमें वेस्टर्न क्षत्रप गुजरात मालवा वाले रीजन में स्थायी हुए लंबे समय तक, बट इनका भी आपको ज्यादा प्रोमिनेंस दिखेगा। कुषाण जो है उसमें कनिष्क करके राजा आपको दिखेगा, जो मथुरा वाले रीजन और मथुरा से लेके पेशावर तक रूल करता था। पेशावर मतलब आज के मॉडर्न डे पाकिस्तान में, बट ही ऑल्सो कुड नॉट एंटर दिस रीजन, है ना, वो ये सब रीजन में एम्पायर नहीं बना पाया। तो एक कहानी आपको दिखेगी कि बिकॉज ऑफ द चेंज इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अशोक अपने आप को कहता है कि मैं सम्राट हूं, मैं चक्रवर्ती हूं। अब राजाओं के पास उतनी सत्ता नहीं है सर, और राजाओं के पास सत्ता तो कम है, ऊपर से हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि अब सिस्टम बदल रही है सर, ठीक है। तो यही सिस्टम को आपकी एनसीईआरटी के अंदर हाईलाइट किया है, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, द चीफ्स एंड द किंग्स ऑन द साउथ, है ना। साउथ इंडिया के अंदर अब नई सिस्टम डेवलप हो रही है। अब ये कौन सी सिस्टम है इसको देखेंगे, और साउथ की जो हिस्ट्री है उसको भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। याद रखेगा कि यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंगली चीज़ें पता चल रही है जो साउथ इंडियन हिस्ट्री के साथ जोड़ रही है। अब देखिए क्या बोला है सर, ठीक है, एनसीईआरटी में, और फिर मैं साउथ की हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा सर, ठीक है। द न्यू किंगडम्स दैट इमर्ज इन द डेक्कन एंड फर्दर साउथ, मतलब आज के मॉडर्न डे साउथ इंडिया में, तमिलनाडु वाले रीजन में, केरला में, इंक्लूडिंग द चीफडम्स ऑफ चोला, चेरा एंड द पंड्यास, है ना। आप समझने की कोशिश करें। इन द तमिलकम, तमिलकम का मतलब है द नेम ऑफ द एंशियल तमिल कंट्री। याद रखेगा, यहाँ से कीवर्ड आ जाएगा सर। दे विल आस्क यू कि इसकी टर्म का मीनिंग बता दीजिए सर, ठीक है। दे विल आस्क यू द नेम ऑफ द मीनिंग इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना, और फिर आपके गरबे चालू हो जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो आप क्या करिए, व्हाट यू कैन डू इज कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो ये सब टर्मिनोलॉजीज की एक नोट बनाते रहिए। प्लीज ट्राई टू मेक अ नोट ऑफ द टर्मिनोलॉजीज। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रिवीजन है वो भी लास्ट में हो जाएगी, और आप अच्छी तरह से वो है ना ध्यान में रख पाओगे सर, ठीक है। सो द थ्री डायनेस्टीज इमर्ज्ड, तीन डायनेस्टीज का इमर्जेंस हुआ सर, ठीक है। न्यू किंगडम्स उभर के आए सर, ठीक है। डेक्कन के अंदर किंगडम आए, और साउथ इंडिया के अंदर क्या आए, चीफडम उभर के आए। अब देखिए दो चीज आपको दिख रही है सर, ठीक है। सो विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, आप समझने की कोशिश करिए क्या हुआ सर, ठीक है। मैंने आपको बताया कि विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर्स, है ना, दो प्रकार की पॉलिटिकल चेंजेस हो गए सर, ठीक है। पहले एम्पायर था, एम्पायर का मतलब है साम्राज्य सर, ठीक है ना। आप सुनिए मेरी बात सर, एम्पायर का मतलब है साम्राज्य। अशोक वॉज एन एम्परर ऑफ इंडिया। अशोक ने ऐसा नहीं कहा कि मैं खाली राजा हूँ छोटा सा, ठीक है। उसमें से आप देखोगे तो डिसइंटीग्रेशन के कारण कुछ कुछ जगह पे किंगडम्स बन के ऊपर है, और कुछ कुछ जगह पे चीफडम उभर के है। अब देखिए व्हाट डू मीन बाय द डिफरेंसेस ऑफ द चीफडम एंड द किंगडम सर, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है सर, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल रूलर्स है या पॉलिटिकल बेसिस डेवलप हो रहे थे सर, ठीक है, उनमें हमको पता चल रहा है कि किंगडम्स के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि किंग्स जो है वो अभी भी पावरफुल कंडीशन के अंदर आपको दिखेंगे, बट खाली हम लोग जब एरिया के साथ कंपेयर करोगे तो इट विल बी स्मॉलर देन एम्पायर सर, है ना। किंगडम के अंतर्गत क्या मिलता है कि एरिया जो है वो साम्राज्य से काफी छोटा होता है, पर इसमें राजा का तो महत्व दिखेगा ही। इनफैक्ट ये किंगडम के अंतर्गत हमको पता चलता है कि आर्मी का भी एक रोल था सर। इसमें टैक्सेस और रेवेन्यू सिस्टम भी काफी स्टेबल हुआ करती थी सर। उसके सामने जब चीफडम की बात करेंगे, नाम ही है चीफडम, मतलब छोटे चीफ के द्वारा सिस्टम को चलाना। चीफ समझ में आता है सर, अ स्मॉल एरिया कॉम्प्रोमाइजिंग लोकल लीडर, उसे चीफडम के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। तो इसका एरिया आप देखोगे ना तो वेरी स्मॉल एरिया या स्मॉलर एरिया के अंदर हमको यहाँ दिखेगा सर, ठीक है। दूसरा क्या दिखेगा कि इनकी आर्मी जो होती है वो एट टाइम्स आप देखोगे तो नॉन परमानेंट हमको मिल जाएगी, कभी कभी परमानेंट भी थी। रेवेन्यू के सोर्सेज भी आप देखोगे तो लिमिटेड आपको दिख जाएंगे सर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और तीसरा पॉइंट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे चीफडम के अंतर्गत जो पावर शेयरिंग है वो ट्रेडिशनली आपके एम्पायर बिल्डिंग के अंदर चलता था, उससे काफी अलग था सर, ठीक है। तो अशोक के मृत्यु के बाद दो प्रकार की सिस्टम डेवलप हुई।
कुछ कुछ विस्तारों के अंदर आपको क्या मिल जाता है सर, वी विल फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द किंगडम्स। खास करके सातवाहना जो है वो किंगडम के रूप में आया। ये पाटलिपुत्र के अंदर शुंग डायनेस्टी एंड कणव डायनेस्टी है, उसको किंगडम के रूप में पहचानते हैं। ये जो चारों की चारों फॉरेन डायनेस्टीज है, इसमें कुषाण को किंगडम के रूप में पहचानते हैं। पर ये चोला, चेरा और पंड्यास जो है उसके लिए शब्द यूज किया गया कि ये चीफडम थे। अब चीफडम है क्या सर, है ना, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड चीफडम, है ना। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से। आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि आप जब पढ़ते हो एनसीईआरटीज को तो उसको थीमेटिक, क्योंकि ये मैप ऐसा तो दिया नहीं है, ये तो कोरा मैप मैंने आज जानबूझ के स्लाइड्स में डाला। मैंने कहा कि इसको कोरे मैप के थ्रू मैपिंग करवाने दो, वरना तो आधे से ज़्यादा लोग को समझ में नहीं आएगा कि हालात कहाँ बदल रहे हैं, जज्बात कहाँ बदल रहे हैं सर, ठीक है। और ये तो खाली पर्चा दे रहा हूँ एनसीईआरटी में क्या दिया है उसको एक्सट्रैक्ट करने का सर, है ना। क्योंकि मेरे कोर्सेज के अंदर इसके ऊपर से मैं बेस बनाते हुए आगे चलूंगा सर, है ना। सो आई विल बी मेकिंग अ बेस ऑन दिस पॉइंट, है ना। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती है, बहुत सारी नॉलेज मिलती है सर, ठीक है। तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री में आपको चीफडम का इंपॉर्टेंस दिखेगा। इसके लिए क्या बोला गया है, द चीफ एंड किंग्स इन द साउथ, साउथ के अंदर सर, ठीक है ना। अब आप देखने की कोशिश करिए कि यहाँ चीफडम की कहानी बताई है सर, ठीक है। अ चीफ इज अ पावरफुल मैन हुज पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिडेटरी। सादी भाषा में किंगडम के अंदर क्या दिखता है, इन द किंगडम जनरली हमको पता चलता है कि राजा जो है उसका सक्सेशन जो है, सक्सेशन मतलब एक राजा के बाद दूसरे राजा के पावर के ऊपर आना, वो हेरिडेटरी प्रोसेस है सर, है ना। पर चीफडम में क्या है कि एक छोटे से इंसान, एक छोटे से एरिया को किसी ने कैप्चर करके रखा है और वो साम्राज्य फैलाने की कोशिश कर रहा है। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि उसको डिफीट कर दिया जाए बाजू के कोई छोटे राजा के द्वारा या दूसरे कोई पावरफुल रूलर के द्वारा, और उसका साम्राज्य अपने अंदर मिक्स कर दिया जाता है सर, ठीक है ना। सो कहानी ये है कि वहाँ पे राजाशाही हर बार हेरिडेटरी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है सर, ठीक है। और इसके लिए ये बोलता है कि मे और मे नॉट बी हेरिडेटरी। ही डिराइव्स द सपोर्ट फ्रॉम स्किन फोल्क, उसकी जो फैमिली है, उसकी जो इमीडिएट फैमिली है, उसके गांव वाले होंगे, उससे वो बेसिकली अपने आप को सिस्टम को चलाता है। हिज फंक्शंस में इंक्लूड परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल्स, लीडरशिप इन वॉरफेयर एंड आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट्स, अलग अलग प्रकार के कर्मकांड करना, लड़ाई को रोकना सर, है ना, या युद्ध हो रहा है या किसी के साथ संघर्ष के ऊपर जाना सर, ठीक है। सारी भाषा में हमको यहाँ पे मिल रहा है, एक बहुत क्लियर कट चीज़ है कि चीफडम के अंतर्गत जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो लिमिटेड होता है, और इसी के कारण उसकी जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरली आप देखोगे उसकी एम्पायर चलाने के पीछे जो खर्चा पानी है वो गिफ्ट के रूप में होता है। जनरली क्या होता है कि किंगडम्स बन गए अशोक के समय पे, बहुत ही स्टेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि इन द अशोकास पीरियड वी फाइंड अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि अशोक को पता है, और ये चीज़ कौटिल्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में भी हाईलाइट करवा के बताया था कि यहाँ जो सिस्टम चलती है सर, ठीक है, उसमें इकोनॉमिक बेसिस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर सिस्टम को नहीं चलाया तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि हम लोग टूट जाएंगे, मतलब जो मौर्यन एम्पायर है वो टूट जाएगा सर, ठीक है। यहाँ चीफडम के अंदर स्टेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं, इसके लिए क्या है कि यहाँ पे उसको गिफ्ट मिलती है। अगर कोई वॉलंटरी ऑफरिंग दे देता है, उसको वेदिक एज के अंदर बलि कहते थे सर, इन द वेदिक पीरियड इट वाज कॉल्ड एज बलि सर, है ना, कुछ यहाँ पे वही बोला गया है सर, ठीक है। ऑफन डिस्ट्रीब्यूट्स दिस अमंग द सपोर्टर, मतलब राजा जो है अपने सपोर्टर्स के अंदर वो बांट देते हैं। जनरली देयर आर नो रेगुलर आर्मीज एंड द ऑफिशियल्स इन द चीफडम, मतलब ऑफिशियल्स भी आपके लिमिटेड होंगे सर, ठीक है, और आपके पास जो सेना है वो भी लिमिटेड होगी, मतलब उतना ज़्यादा आप आर्म्ड फोर्सेस नहीं करोगे। तो जब ज़रूर पड़ेगी तो मिलिशिया का उपयोग किया जाएगा सर, ठीक है। रेगुलर आर्मी नहीं होती है तो किसका उपयोग होता है, यूज ऑफ मिलिशिया। मिलिशिया का मतलब क्या है सर, ठीक है ना। तो जो छोटे राजा थे, ये जो चीफ को चलाने वाले चीफडम्स के अलग अलग मैं कहूँगा शासक थे, वो अपने भांजे भतीजे आजू बाजू के गांव के लोगों को सबको इकट्ठे करते और कहते हैं कि भाई चलो हम लोग को आक्रमण करने जाना है, वी आर सपोज टू गो एंड अटैक सो एंड सो स्टेट एंड सो रीजन, ठीक है। अगर इस किंगडम के अंदर, एम्पायर के अंदर क्या मिलता है, वी गेट क्लियर कट एविडेंसेस कि यहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप होता है, प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी होती है, प्रॉपर हायरार्की होती है। जैसे हमने अशोक की देखी थी कि मेगास्थनीज हमको बताता है मौर्यन पीरियड में कि भाई इनके पास 6 अलग अलग सब कमिटीज़ चलती थी। ये सब कमिटीज़ के द्वारा इनकी पूरी की पूरी आर्मी, नेवी, सप्लाई रूट, हाथी का डिपार्टमेंट अलग था सर, है ना। तो कितना बड़ा हायरार्की था, वैसा हायरार्की ये छोटे राज्यों में होगा नहीं, इसके लिए उसको चीफडम कहा गया है सर, ठीक है। तो क्या कहता है एनसीईआरटी सर, एनसीईआरटी कहता है कि न्यू किंगडम्स इमर्ज इन द डेक्कन। डेक्कन में न्यू किंगडम का मतलब क्या है, ये सतवाहन डायनेस्टी की बात कर रहा है सर, है ना। एंड द फर्दर साउथ द chiefdom of the Chola, Chera and the Pandya emerged in the Tamilkam. Tamilkam का मतलब है आज का तमिलनाडु सर, ठीक है, which included the present day of Andhra Pradesh, Kerala in addition to Tamil Nadu,
प्रूव टू बी ए स्टेबल एंड अ वेरी प्रॉस्परस रीजन। अब आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ से ही शुरुआत होती है साउथ के हिस्ट्री की, और साउथ की हिस्ट्री के अंतर्गत ये संगम किंगडम्स के बारे में हमको पता चलता है सर, ठीक है। अब आपको भी ये प्रश्न आएगा कि सर अशोक के बाद ये चेंजेस हो गए और ये 3 नए राज्य उभर के आए, अशोक ने इनके बारे में बताया भी था 2 नंबर के रॉक इंस्क्रिप्शन में और 13 नंबर के रॉक इंस्क्रिप्शन में। नंबर 13 के रॉक इंस्क्रिप्शन में अशोक वहां तक कहता है कि मैंने इनके ऊपर धम्म विजय हासिल किया है, आई हैव एक्चुअली वॉन ओवर दिस एरिया इन द फॉर्म ऑफ धम्म विजय। व्हाट डू यू मीन बाय धम्म विजय? तो हमने आपको पिछले क्लास के अंदर पढ़ा दिया है कि धम्म विजय के द्वारा अशोक ने इनको कल्चरली अपने फेवर में लाने की कोशिश की थी सर, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों किंगडम्स हैं, ये तीनों के तीनों किंगडम्स है, इसके बारे में हमको किसने बताया? हु एक्चुअली गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस 3 किंगडम्स? तो याद रखेगा कि ये जो साउथ के 3 डायनेस्टीज है सर, ये जो साउथ के 3 डायनेस्टीज है जिसके बारे में मैं आपको चोला, चेरा और पंड्यास के बारे में बताया सर, ठीक है, उनके बारे में हमको किसी ने नॉलेज दिया है इनके बारे में। वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो है, द सोर्स ऑफ द साउथ इंडियन डायनेस्टीज इज समथिंग कॉल्ड अ संगम लिटरेचर सर, ठीक है ना। ये संगम लिटरेचर है क्या, तो आपको 2 मिनट के अंदर समझा देता हूँ सर, ठीक है। कहानी क्या चलती है, किस तरह से चलती है, उसको भी थोड़ी देर के बाद समझाता हूँ, क्योंकि ये तीनों डायनेस्टीज के बारे में हमको जो इतिहास बताता है उसमें ये संगम लिटरेचर का आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है। तो इसके लिए एनसीईआरटी भी कहता है कि वी नो अबाउट द चोला, चेरा एंड द पंड्या फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेज। फॉर इंस्टेंस द अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, contains poem describing the chief and the ways in which they acquired and distributed the resources। तो ये तीनों के तीनों किंगडम हैं, चोलास, चेरास एंड पंड्यास, इसी पीरियड को ही संगम पीरियड के रूप में कंसीडर करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया सर, ठीक है। सो व्हेन वी सी द साउथ इंडिया इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, व्हेन वी सी द साउथ इंडिया इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, वी फाइंड कि डाउन साउथ में, डीप डाउन साउथ में और डेक्कन के अंदर 2 डायनेस्टीज हमको मिली। इन द डेक्कन वी फाइंड द सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहनास के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे कॉइनेज के अंदर। और डाउन साउथ के अंदर हमको 3 डायनेस्टीज दिखती है, चोला, चेरा एंड द पांड्या डायनेस्टी। अब इन तीनों को प्रोमिनेंटली किसके द्वारा लिखा गया है, तो इनको लिखा गया है तमिल लिटरेचर का बहुत ही इनफैक्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, जिसे हम लोग कहते हैं संगम लिटरेचर। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज नोन एज द संगम लिटरेचर। अब सवाल ये आया कि सर ये संगम लिटरेचर है क्या, और संगम लिटरेचर में ये 3 डायनेस्टीज के बारे में लिखा है, ऐसा हमको कहाँ से जानकारी मिली सर, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोग डिस्कस करते हैं कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में एक पूरा का पूरा पीरियड की शुरुआत होती है, इसी को ही संगम पीरियड के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग, विल बी एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट द पीरियड ऑफ संगम एंड संगम लिटरेचर में ये राजाओं को कैसे दर्शाया गया है, संगम लिटरेचर में इन राजाओं का हिस्ट्री कैसे रहा है, संगम लिटरेचर के अंतर्गत इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, उन सब पॉइंट्स के ऊपर भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी विल बी कवरिंग ऑफ दिस पॉइंट एंड वी विल फाइंड कि ये जो संगम पीरियड है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसके ऊपर चले जाते हैं, और संगम लिटरेचर का इंपॉर्टेंस क्या है सर, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, हम लोग इसको ब्लैंक स्लाइड के ऊपर देख लेते हैं। अब याद रखिएगा सर, ठीक है, संगम लिटरेचर है क्या सर, व्हाट इज संगम लिटरेचर, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर, ठीक है। और संगम लिटरेचर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैंने आपको बताया कि 3 डायनेस्टीज यहाँ पे साउथ में एग्जिस्ट किया करती थी। देयर वर 3 डायनेस्टीज दैट वर एग्जिस्टिंग इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। वन वाज द चेरा डायनेस्टी, the second one was the Chola dynasty in the northern Tamil Nadu and southern part of Andhra Pradesh, and the third one was the Pandya dynasty, Pandya in the southern part of Tamil Nadu sir, ठीक है। ये तीनों की तीनों जो डायनेस्टीज है ना, ये तीनों की तीनों डायनेस्टीज, इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री संगम लिटरेचर में लिखी गई है। अब ये है क्या सर, है ना, व्हाट इज इट, पहला तो आपको ये पता होना चाहिए, 2 मिनट के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। तो याद रखेगा कि संगम लिटरेचर एक्चुअली शब्द यूज किया गया है फॉर असेंबली ऑफ पोएट्स। तो ये जितने भी कवि है सर, है ना, उसके लिए ये शब्द यूज किया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि का नाम सुना होगा आपने सर, अगस्त्य का नाम सुना है कि नहीं सुना सर, ठीक है। अगस्त्य ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया गए थे इन द एंशिएंट पीरियड, एंड ही हैड एक्चुअली टेकन अ कॉर्पस ऑफ नॉलेज विथ हिमसेल्फ एंड एस्टैब्लिश्ड द कल्चर इन साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ड्यूरिंग दिस टाइम ये जो पंड्या डायनेस्टी के जो रूलर है ना, पंड्या कहाँ रूल करते थे, मदुरई के अंदर, याद रखेगा।
तो ये जो मदुरई वाला विस्तार है, यहाँ पे पंड्या डायनेस्टी ने बहुत सारे पोएट्स को बुलाया और मदुरई के अंदर यहाँ पे 3 बार पोएट्स की असेंबली हुई, 3 टाइम्स, 3 मीटिंग्स टुक प्लेस। ये 3 मीटिंग के अंतर्गत वी कम टू नो कि एक लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। ये 3 मीटिंग हुई, ये 3 मीटिंग के अंदर 3 बार होती है, अलग अलग पीरियड में होगी सर, ठीक है। 3 टाइम्स द मीटिंग विल टेक प्लेस ऑफ अ पोएट्स, कविराज सब इकट्ठे हुए और ये तीनों मीटिंग के अंदर से एक लिटरेचर बनता है सर। क्या बनता है? एक लिटरेचर बनता है। यही लिटरेचर को हम लोग संगम के रूप में पहचानते हैं सर। द वर्ड संगम इज मेड आउट ऑफ द वर्ड संघ। संघ का मतलब होता है ग्रुप। संघ कहते हैं ना हम लोग, संघ में जा रहे हैं। हमारा गुजराती में कहेवत છે बोले संघ काशी पहुंचे कि ना पहुंचे, हाँ तुम्हारा कर्तव्य करतू रहવું पड़े। यू आर ट्राइंग टू टेक योर संघ टू काशी। संघ काशी पे पहुंचने का मतलब यह है कि आप अपनी मोक्ष का प्रयत्न कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू अचीव साल्वेशन, क्योंकि काशी में ऐसा कहते हैं कि अगर आपका मृत्यु होता है तो आपको मोक्ष मिलेगा। बट बहुत सारे ऑथर्स और लेखक लिखते हैं कि भाई आप अगर आपको मोक्ष चाहिए तो अपनी ड्यूटी का फोकस करिए सर। संघ जिस दिन पहुंचना चाहिए तब पहुंचेगा काशी के ऊपर, है ना। संघ का मतलब सारी भाषा में ग्रुप हम लोग कह सकते हैं, असेंबली के रूप में पहचानते हैं। तो ये जो संघ है ये असेंबली ऑफ पोएट्स था। इनकी 3 मीटिंग्स होती है जहां से लिटरेचर बना सर, ठीक है। ये लिटरेचर अर्ली तमिल टेक्स्ट के रूप में सर डेवलप हुआ है और यहाँ से ही तमिल लैंग्वेज का ओरिजिन दिखेगा। अब भाषा भरे तमिल है यहाँ पे, पर इसकी जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट दिखेगी। एक चीज याद रखेगा, द लैंग्वेज इज एक्चुअली तमिल बट द स्क्रिप्ट ऑफ द लैंग्वेज इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट, है ना। तो अर्ली तमिल लैंग्वेज की जो भाषा है वो आपको यहाँ पे तमिल स्क्रिप्ट, तमिल लैंग्वेज के साथ ब्राह्मी स्क्रिप्ट दिखेगी। ये लिटरेचर डेवलपमेंट होना शुरू हुआ और इनमें से लिटरेचर के अंदर बहुत सारी बुक्स पब्लिश होती है। जैसे पहली मीटिंग होती है ना, फर्स्ट संगम की मीटिंग सर, ठीक है। इनमें से कोई लिटरेचर हमको अवेलेबल नहीं है क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर टूट गया। टूटने का मतलब क्या है सर, ठीक है, जो लिटरेचर है वो क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट हो गया, आगे की जनरेशन से पास ऑन नहीं हो पाया। पहली संगम की अध्यक्षता ऐसा कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि के द्वारा की गई थी सर, ठीक है। और अगस्त्य ऋषि के ही आपको पता चलेगा कि एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था टोल्कापियर। टोल्कापियर के द्वारा जो दूसरी मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता की गई और उनके द्वारा इनफैक्ट एक किताब या एक लिटरेचर डेवलप होता है जिसका नाम है टोल्कापियम। नाम याद रखेगा, टोल्कापियम सर। इन दिस बुक ऑफ टोल्कापियम वी कम टू नो अबाउट द तमिल लिटरेचर और ग्रामर की ओरिजिन हुई। उसके बाद तीसरी मीटिंग होती है मदुरई के आजू बाजू वाले रीजन में, थेन मदुरई एंड कपड़ापुरम। कपड़ापुरम में सेकंड मीटिंग हुई थी, थर्ड मदुरई के अंदर हुई है, वो भी बाजू में ही है सर, ठीक है। वहां से भी कुछ लिटरेचर डेवलपमेंट हुआ और यहाँ से ही पूरा का पूरा संगम कॉर्पस का डेवलपमेंट हुआ। ये संगम कॉर्पस में फिर और आगे एक्सटेंशन होता गया। फिर आपको एक किताब दिखेगी जिसका नाम है शिल्पादिगरम सर, है ना। यू विल फाइंड अ बुक कॉल्ड शिल्पादिगरम सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड अ बुक कॉल्ड शिल्पादिगरम, देन यू विल फाइंड अ बुक कॉल्ड मणिमेगलई सर, ठीक है ना। ये सब संगम लिटरेचर की इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। देन यू विल फाइंड अ बुक कॉल्ड शिवागा सिदामनी सर, ठीक है, शिवागा सिदामनी सर, ठीक है ना। सो यू विल फाइंड मल्टीपल बुक्स जो संगम लिटरेचर के जुड़ी हुई है। पट्टम पट्टू, है ना, 82 गई सर, है ना। 10 मेजर वर्क्स, 18 मेजर वर्क्स एंड 18 माइनर वर्क्स। तो यू विल फाइंड मल्टीपल बुक्स जो संगम लिटरेचर में बनती है। सबसे ओल्डेस्ट कहते हैं टोल्कापियम है सर, है ना। टोल्कापियम वाज अ बुक दैट वाज कंपाइल्ड बाय टोल्कापियर एंड ये जो बुक है ये सबसे ओल्डेस्ट है। इसी के अंदर से आप देखोगे तो आपको थिरुवल्लावुर करके एक संत दिखेंगे जिन्होंने इनफैक्ट थिरुकुलार इनफैक्ट कंपाइल की एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स जो तमिल लैंग्वेज के बारे में नॉलेज देती है सर, ठीक है ना। सो यू विल फाइंड अ बुक कॉल्ड थिरुकुलार सर, है ना। यू विल फाइंड थिरुकुलार सर, ठीक है। थिरुकुलार वाज अ बुक जो थिरुवल्लावुर के द्वारा कंपाइल की गई थी सर। थिरुवल्लावुर का इंपॉर्टेंस आप देखिए तो इस बार का बजट में निर्मला सीतारामन ने भी उनको मेंशन किया था, थिरुवल्लावुर को मेंशन किया था। तो ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके ऑथर्स है सर, है ना। जैसे शिल्पादिगरम वाज कंपाइल्ड बाय चेरान सेंगुथोवान सर, ठीक है। या आप देखने की कोशिश करोगे आपको नहीं, इलांगो अडिगल करके आपको ऑथर दिखेंगे सर, ठीक है। देन मणिमेगलई वाज कंपाइल्ड बाय सीतानार सत्तनई सर, ठीक है। फिर शिवागा सदामनी आपको दिख जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स है जिनके बेसिस के ऊपर से हमको बहुत सारा लिटरेचर मिला और ये लिटरेचर के ऊपर से 3 डायनेस्टीज की पॉलिटिकल हिस्ट्री पता चलती है, ठीक है। तो कहानी क्या है सर, है ना।
Sangam literature is not a one book, just like Vedic literature. Sangam literature consists of multiple books which were compiled over a period of time. And this compilation was done by multiple authors. One of the oldest was Tolkappiyam, which was written by Tolkappiyar. Tolkappiyar was the name of the saint. Tolkappiyam was the book that was compiled. Getting my point? Same way, multiple books were compiled. यहाँ से संगम लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ. This Sangam literature actually talks about the political history of three dynasties, the Cholas, the Cheras and the Pandyas. अब समझ में आया? And the theme of the Sangam literature is very important, क्योंकि इसी के अंदर से ये राजाओं की बारे में हमको नॉलेज मिला और इसमें बोला गया जो भी पोएम्स लिखी गई है, जो भी कहानी लिखी गई है, उसमें राजाओं के लव स्टोरीज और राजाओं के लड़ाइयों के बारे में भी कंपाइल किया गया, मेंशन किया गया. दैट इज नोन एज द अहम एंड द पूरम या अगम एंड द पूरम. कहीं पे अहम लिखा गया है, कहीं पे अगम लिखा गया है सर. ठीक है. सो ऑल दिस अर्ली संगम टेक्स्ट जो प्रारंभिक समय पे डेवलप हुए, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, यही चीज को रिपीट कराऊंगा सर. ठीक है. कंटेन पोएम्स डिस्क्राइबिंग द चीफ एंड द वेज इन विच दे एक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रिसोर्सेज. तो यहाँ से ही हमको पता चलता है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस के ऊपर है, क्योंकि जो संगम पीरियड है वो करीबन 200 BC के आसपास से शुरू हुआ, ऐसा हिस्ट्री के अंदर लिखा गया है और माना भी गया है सर. ठीक है. सो द संगम पीरियड हैज इमर्ज समवेयर इन द 200 BC और इन्हीं के बेसिस के ऊपर से हमको पता चलता है सर. ठीक है. तो पहला तो हमको संगम पीरियड का पूरा बेसिस दिखेगा सर. ठीक है. इन्हीं बेसिस को जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो आपको सातवाहन डायनेस्टी के बारे में भी पता चलता है, जो खास करके अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो किंगडम बनाता है समवेयर इन द डेक्कन रीजन. और मैंने आपको बताया कहाँ पे, पैठन नाम की जो जगह है वहाँ से ये लोग रूल करेंगे, प्रतिष्ठान या पैठन से. ठीक है. ये आपको शक डायनेस्टी दिखेगी जो सेंट्रल एशिया से आई हुई है सर. ठीक है. और ये लोग खास करके नॉर्थ वेस्ट एरिया में काफ़ी सारा शासन चलाते हैं और वेस्टर्न पार्ट, मतलब मैंने आपको बताया गुजरात एंड वी फाइंड मालवा, मतलब आज का मॉडर्न डे MP वाले रीजन में ये लोग रूल करेंगे, जहां इनकी एक ब्रांचेस डेवलप होती है जिसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न क्षत्रप सर. ठीक है. क्या कहते हैं? द वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी. रुद्रदामन करके राजा दिखेंगे जो शक वंश से ही बिलोंग करते थे सर. ठीक है ना. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमको मिलती है. वी फाइंड कि इस समय के दौरान जो नए राजा आए, इनका सोशल ओरिजिन के बारे में हमको काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी दिखता है सर. ठीक है. क्योंकि जैसे सतवाहन डायनेस्टी की जब हम लोग बात करेंगे तो सतवाहन डायनेस्टी के अंदर काफ़ी सारे इनफैक्ट किंग्स थे जो मैं कहूँगा कि इनका ओरिजिन नहीं पता है. बट जैसे एक राजा आता है गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो गौतमीपुत्र सतकर्णी के अंदर बोला गया है कि ये एकज ब्राह्मण है, मतलब ही इज द ओनली सोल ब्राह्मण है ना. ठीक है. तो इस प्रकार की बातें दिखेगी. तो ये पीरियड बहुत ही कंफ्यूजिंग पीरियड है एक्चुअली. पोस्ट मॉडर्न पीरियड अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इट्स अ वेरी आई वुड से कंफ्यूजिंग पीरियड. एंड इन दिस पीरियड वी फाइंड कि मल्टीपल kings will come to power, multiple kings will claim certain things and the political and the social status will also keeps on changing sir. ठीक है. तो आपको पहला पॉइंट तो पता हो जाना चाहिए कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कहाँ से डेवलपमेंट चलता रहता है एंड इनफैक्ट किस तरह से चीज़ें भी इनफैक्ट डेवलप होती है सर. गेटिंग माय पॉइंट है ना. तो पहली पॉइंट आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, कहाँ से हुआ और पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या डेवलप होता है. अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया 3 डायनेस्टीज रूल करती है संगम पीरियड के समय पे. कौन सी डायनेस्टीज थी? तो एक तो थी चेरा, एक तो थी चोला और तीसरी थी पंड्या. उसमें चेरा डायनेस्टी केरला वाले रीजन में रूल करती है. इसमें एक राजा आपको मिलेंगे चेरान थेंगुथुवान सर. चेरान थेंगुथुवान वेरी पावरफुल किंग सर. ठीक है. पंड्याज में भी दिखेंगे, चोलाज में भी दिखेंगे और इनके आपके बहुत सारे सोर्सेज है. तो NCERT में इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंगली बातें लिखी गई है सर. ठीक है. और यहाँ पे एक लिखा गया है द पंड्या चीफ सेंगुथुवान. सेंगुथुवान मैंने बताया जो पंड्या डायनेस्टी के आपको राजा दिख जाएंगे सर, है ना. चेराज में भी दिखते हैं आपको सर. ठीक है. तो यहाँ लिखा गया द पंड्या चीफ सेंगुथुवान विजिट्स द फॉरेस्ट, है ना. पंड्या डायनेस्टी के एक राजा थे, जंगल में चलते हैं सर. ठीक है. तो दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम दी शिल्पादिकरम. शिल्पादिकरम वाज अ बुक जो तमिल लिटरेचर के अंदर लिखी गई है. ठीक है ना. अब शिल्पादिकरम की कहानी क्या है? तो एक्चुअली ये बुक के अंदर एक लव स्टोरी को हाईलाइट किया गया है. आपको माधवी करके एक लेडी और कोवलन करके एक मर्चेंट की कहानी दिखेगी. तो हम लोग जब आगे की क्लास में जाएंगे तो आई विल एक्चुअली एक्सप्लेन यू अबाउट द स्टोरी ऑफ माधवी एंड कोवलन. इनफैक्ट साउथ इंडिया की हिस्ट्री के लिए हम लोग जब ऑप्शनल में पढ़ते हैं तो एक किताब हम लोग डिस्कस करेंगे, आप मेरे ऑप्शनल क्लासेस में आएंगे ना. तो KA नीलकंठ शास्त्री करके ऑथर है सर. ठीक है.
तो उन्होंने साउथ इंडिया की हिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंगली लिखी है और बताया है कि यहाँ किस प्रकार की कंडीशंस थी। तो एक पूरा चैप्टर है संगम एज के ऊपर, एंड ये संगम एज के अंदर उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसी पॉलिटिकल कंडीशंस थी, कैसे सोशल कंडीशंस थी। यू ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सातवाहन डायनेस्टी, वो बताते हैं कि सातवाहना में क्या कहानी रहती है और कैसे ये लोग आए सर, है ना। मौर्यन एम्पायर का साउथ इंडिया में क्या प्रभाव रहा है सर, ठीक है। साउथ इंडिया में कैसे हिस्टोरिकल एडवांसमेंट हुआ, इनफैक्ट जो नॉर्थ का कल्चर है साउथ में कैसे पहुंचता है सर, ठीक है। उसके ऊपर आर्यनाइजेशन की एक पूरी चैप्टर लिखी है, तो बहुत इंटरेस्टिंगली है। आप मेरे ऑप्शनल के अंदर आएंगे तो ये किताब और बहुत सारी मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू मैं हिस्ट्री को पढ़ाता हूँ। खैर आपको प्रीलिम्स में ये नाम पता होना चाहिए सर, ठीक है ना। शिल्पाधिक्रम का नाम याद रखेगा कि इट वाज रिटन बाय इलांगो अडिगल सर, ठीक है ना। सो इलांगो अडिगल वाज द ऑथर हु रोट द शिल्पाधिक्रम, एंड शिल्पाधिक्रम इज एन एक्चुअली काइंड ऑफ अ लव स्टोरी of a very wealthy merchant called as Kovalan sir, है ना। And he came in love, like he fall in love with a lady called as Madhvi, and Kovalan was already married to a lady called as Kannagi sir, है ना। तो इश्यू क्या होता है कि कोवलन और कन्नगी मैरिड थे और फिर कोवलन माधवी के साथ प्यार में पड़ गए, तो उसके कारण फिर लव अफेयर्स के अंदर इशू हुए, सोसाइटी ने बॉयकॉट किया, पनिशमेंट मिलती है, बहुत लंबी कहानी है, बट उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री पता चलती है सर, है ना। तो लव स्टोरी तो हमको पता चलेगी ही संगम पीरियड में, पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पता चलती है। क्या लिखा गया पॉलिटिकल हिस्ट्री में, द पंड्या चीफ सेंगुथोवान विजिट्स द फॉरेस्ट, है ना। तो पंड्या डायनेस्टी के राजा सेंगुथोवान गए जंगल के अंदर सर, ठीक है। तो लिखते हैं कि व्हेन ही विजिटेड द फॉरेस्ट, जब राजा जंगल में गए, people came down from the mountain singing and dancing, just as the defeated show respect to the victorious king, so did they bring gift, है ना। तो लोग गाते गाते नाचते नाचते पहाड़ियों से नीचे की तरफ आए सर, ठीक है। और जो राजा को आप जिस तरह से मान देते हो अपने रूलर को, वैसे मान देना शुरू किया सर, ठीक है। आइवरी, फ्रेगनेंट वुड एंड फैंस मेड ऑफ हेयर ऑफ डियर, हनी, सैंडलवुड, रेड ऑकरे, antimony, turmeric, cardamom, and pepper. They brought coconuts, mangoes, medical plants, fruits and onions, sugarcane, flowers, areca nut, banana, baby tigers, lions, elephants, monkey, bear and deer, musk deer, fox, peacocks, musk cat, wild cocks, speaking parrots, etc., etc., etc. अब आप देखने की कोशिश करिए। इंटरेस्टिंगली एनसीईआरटी के अंदर बहुत बातें लिखी हैं और ये बातों के द्वारा हमको इनकी पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में पता चलता है। पॉलिटिकल कंडीशंस में हमको पता चल रहा है कि जो ट्रेडिशनल किंगडम्स हुआ करते थे, जहाँ पे राजाशाही हुआ करती थी पारंपरिक रूप से, जहाँ की शासन चलाने के लिए एक पूरी सिस्टम थी, वहाँ पे सोर्स ऑफ रेवेन्यू राजा के लिए फिक्स हुआ करता था। और सामान्य रूप से हम लोग जब देखेंगे सोर्स ऑफ रेवेन्यू को, तो राजा को जो चीज़ें गिफ्ट की जाती थी, the things that were actually gifted to the king, ये गिफ्ट की हुई चीज़ों को राजा जो है जिसे हम लोग कह सकते हैं काइंड ऑफ कि स्वीकार भी लेता था और अपने मासेस के अंदर डिवाइड भी कर देता था। जो आपके यहाँ पे एक सिस्टम चलती थी हायरार्की, जहाँ पे राजा को एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू अच्छी मिलती है, उसकी जगह यहाँ पे वॉलेंट्री ऑफरिंग्स। तो लोगों ने चढ़ावे में क्या दिया सर, है ना। तो यहाँ कितनी सारी गिफ्ट लेके आए सर, हाउ वॉज द वेराइटी ऑफ गिफ्ट्स दैट वर गिवन टू द किंग सर, है ना। और इसके लिए ये प्रश्न पूछा गया है कि व्हाई डिड पीपल ब्रिंग दिस गिफ्ट, इतनी सारी गिफ्ट क्यों लेके आए, व्हाट कुड द चीफ हैव यूज्ड दिस फॉर, राजा ने इसका उपयोग किस में किया होगा। अब ये पैराग्राफ से आपको 5-6 चीजें मिलेगी। एक तो क्वेश्चन बन सकता है शिल्पाधिक्रम के ऊपर कि कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट शिल्पाधिक्रम एपिक विच वॉज रिटन इन तमिल लैंग्वेज एंड व्हाट इंफॉर्मेशन डज इट गिव्स, हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है शिल्पाधिक्रम। पहला प्रश्न तो ये आ जाएगा सर, ठीक है। दूसरा आएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें एग्जिस्ट किया करती थी। अब देखिए ये जो पीरियड है आज के मॉडर्न डे, ये चेरास मतलब केरला से लेके तमिलनाडु वाला विस्तार है, मतलब नीलगिरी की जो आपकी ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का मर्जर होता है, उन सब रीजन्स के साथ आपको दिखेगा सर, ठीक है। वेरी फॉरेस्टेड एरिया एंड यहाँ पे आपको नीलगिरी और फिर नीचे क्या कहते हैं अनामलाई एंड अनाईमुड़ी के माउंटेन रेंजेस भी दिख जाएंगे सर, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी एरिया है, रिसोर्सेज है, तो राजा के पास काफ़ी अच्छे सारे गिफ्ट मिलेंगे। तो जंगल के गिफ्ट मिलते हैं, और क्या क्या गिफ्ट मिलते हैं सर, ठीक है। आइवरी मिलता है, मतलब क्या है, हाथी दांत सर, ठीक है ना। तो यहाँ एलिफेंट की क्वांटिटी अवेलेबल थी। फ्रेगनेंट वुड दिखेगा, यू विल ऑल्सो फाइंड सैंडलवुड, मैंने अभी आपको डिस्कस किया सर, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे सैंडलवुड चंदन का लकड़ा अवेलेबल है कि नहीं, आज की तारीख में भी मिल जाता है हमको सर, ठीक है।
वी फाइंड टर्मरिक, एंटीमनी, कार्डमम एंड पेपर वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये पेपर के लिए संगम पीरियड में बहुत सारे फॉरेनर्स आएंगे। विल फाइंड huge quantity and huge population of foreign origin people coming to this area of संगम for the trade, है ना। तो ये वो पीरियड है संगम एज के अंदर जहाँ पे फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ता है, ठीक है। सो विल फाइंड मल्टीपल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इनफैक्ट रोमन जो व्यापारी थे रोम से आया करते थे बोट में बैठ के, इनके कॉइन्स मिले हैं। वी हैव गॉट द कॉइन्स बिलोंगिंग टू द रोमन पीरियड सर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। वी गॉट मल्टीपल एविडेंसेस एंड मल्टीपल ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलपमेंट जो यहाँ पे हुआ। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर साउथ इंडिया से पूरी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता था। वर्ल्ड मतलब वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में होता था सर, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ के राजा को लोगों ने चढ़ावे में मैंगो दिए। मैंगो प्रश्न आ सकता है कि भाई मैंगोज एग्जिस्ट करते थे कि नहीं करते थे। मैंगो इंडिजिनस है, हमको मिल जाता है। मेडिसिनल प्लांट्स दिख जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग। और फिर जानवर गिफ्ट करता है। बेबी एलिफेंट है ना, बेबी टाइगर, एलिफेंट, मंकी, बियर, डियर, मस्क डियर है ना, मस्क कैट है ना, पिकॉक, इन सब को राजा गिफ्ट देता है। अब राजा ये जानवरों से क्या करेगा, इसको तो चलो व्यापार में लगाएगा, कहीं और लगा देगा सर, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी कहानी आपको संगम पीरियड के अंदर दिख जाएगी। एंड वी सी कि राजा जो है वो अलग तरह से इनफैक्ट अपने शासन को चलाने की कोशिश करता है सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इन दी हिस्ट्री ऑफ द संगम एज वी फाइंड मल्टीपल changes taking place. We also find कि 3 dynasties will come to power and all these 3 dynasties will be actually fighting among themselves and इनके अंदर से ही chiefdoms बन के आ गए सर। chiefdom का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो राजा है वो बेसिकली एक ट्रेडिशनल वे के थ्रू रूल नहीं करेंगे। इनके बीच में कंटिन्यूसली लड़ाई होगी। स्टैंडिंग आर्मी बहुत लिमिटेड हुआ करती थी और इसमें खास करके आप देखोगे तो राजा अपने आप को एट टाइम्स डिवाइन स्टेटस देते थे। सो यू विल फाइंड कि इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड मेनी ऑफ द किंग्स विल बी गिविंग अ स्टेटस ऑफ डिवाइन ओरिजिन। डिवाइन ओरिजिन का मतलब है कि राजा भगवान के अवतार है। इस प्रकार का स्टेटस भी आपको दिख जाएगा सर, ठीक है। सो द किंग विल देमसेल्व्स कॉल्ड एज को के रूप में अपने आप को कहते थे, है ना। को इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर द गॉड। और फिर यहाँ के राजा एट टाइम्स आप देखोगे तो मुरुगन की भक्ति बहुत करते थे। कार्तिकेय जिसे हम लोग पहचानते हैं आज की तारीख में, मुरुगन के रूप में साउथ में बहुत पॉपुलर है सर, ठीक है, भगवान के रूप में। तो उनकी वर्शिपिंग आपको दिख जाएगी ये संगम एज के अंदर सर, ठीक है। तो ये संगम की पूरी कहानी है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको ये संगम का दिया है। संगम बुक्स के बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको बुक्स के ऊपर से पूछेगा। संगम लिटरेचर कहाँ पे हुआ था, उसकी मीटिंग कहाँ पे होती है। मदुराई मैंने आपको बताया सर, ठीक है ना। ये मदुराई के अंदर आपकी मीटिंग होगी, याद रखेगा। शिल्पादिग्रम, मणि मेघले एंड शिवागा सुदामनी, ये 3 किताबें बहुत प्रोमिनेंट है। एंड टोलकपियम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक सर, है ना। और थिरुकुरार इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। तो ये पूरी संगम एज की कहानी है जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर डेवलप हुई। आज हम लोग क्या करते हैं कि संगम पीरियड को ही मेनली समझेंगे क्योंकि संगम पीरियड के आधारित ही ज़्यादातर आपके टॉपिक्स पूछे गए हैं इसमें सर, ठीक है। और फिर यहाँ पे इन तीनों का हिस्ट्री और इन तीनों का कल्चर का पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से डेवलपमेंट हुआ एंड खास करके जो नए किंगडम है कैसे पावर के ऊपर है सर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आप जब एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में एक ये टेबल दिया गया है। दे हैव गिवन अ टेबल ओवर हियर, पर ये टेबल जो है सबसे पीछे दिया है। मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही आपको इंक्लूड करवा दिया है क्योंकि यहाँ से ही आपको चीज़ें समझ में आती है सर, ठीक है। तो यू सी कि 200 से लेके 100 BC तक का जो पीरियड है ना, उसमें क्या चेंजेस हुआ आप समझोगे तो इतने सारे चेंजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे सर, ठीक है। तो इंडो ग्रीक रूल आएगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर सबसे पहले, जो फॉरेन मैंने आपको बताया जो रूलर्स आए थे सर, ठीक है। फिर चोला, चेरा और पंड्या ये साउथ इंडिया के अंदर हुआ करते थे। और सातवाहन डायनेस्टी डेक्कन में, एक्चुअली सातवाहन डायनेस्टी 350-400 साल तक रूल करेगी। सो दे विल बी एक्चुअली रूलिंग फॉर 350 to 400 ईयर्स, ठीक है। तो इन बिटवीन दिस पीरियड जब साउथ इंडियन डायनेस्टीज रूल कर रही है तो काफ़ी सारे चेंजेस आपको प्रोमिनेंस के ऊपर दिखते रहेंगे। खैर, तो उसके ऊपर नहीं जाएंगे सर, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया है, ये चोला, चेरा, पंड्या को देखा। इंडो ग्रीक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे जब आगे की मिलेंगे सर, ठीक है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो फॉरेन डायनेस्टीज आई उसमें पहले तो इंडो ग्रीक्स आते हैं सर, उसके बाद आपको शक डायनेस्टी दिखेगी सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और इसके बाद आपको तीसरा कनिष्क दिखता है जो अपने आप को कुषाण ओरिजिन का बुलाएगा सर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लोग क्या है पूरा 500 साल एक साथ के अंदर देख रहे हैं। मतलब एक वो क्या कहते हैं कि एक बॉक्स बना के, एक पैकेज बना के समझने की कोशिश करते हैं। और जब इसको बॉक्स या पैकेज के रूप में देखेंगे तो हमको इतने मेन पॉइंट पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हुए और किस प्रकार के चेंजेस यहाँ पे होते हैं इन द पॉलिटिकल फॉर्मेट सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो होता क्या है कि कनिष्क का आते आते अभी टाइम है,
हम ये मोटे मोटे तौर के ऊपर देख रहे हैं कि ये संगम लिटरेचर का डेवलपमेंट और किस तरह से पॉलिटिकल हायरार्की और ये सब बदल जाती है। ये खारवेल राजा के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। इसमें कुछ कुछ राजा अपने आप को डिवाइन ओरिजिन के कहेंगे, यहाँ पे भी कनिष्क करके राजा अपने आप को डिवाइन ओरिजिन का कहेगा। यहाँ खारवेल के अंदर आपको जो खारवेल राजा है उड़ीसा के अंदर, वो भी अपने आप को काइंड ऑफ वो है ना कि गॉड्स के साथ कंपेयर करवाने की कोशिश करता है। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में आपको पॉलिटिकल चेंजेस में क्या दिखा, एक तो छोटे किंगडम्स बने और चीफडम बने सर, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट विल राइट डाउन सर, है ना। वी कैन से द पॉलिटिकल चेंजेस इन दिस पीरियड। तो क्या मिला है सर, ठीक है। तो पहला दिखता है कि द एम्पायर गॉट डिसइंटीग्रेटेड एंड एम्पायर गेव फॉर्मेशन टू द किंगडम्स एंड वील फाइंड द चीफडम सर, है ना। समझे कि नहीं समझे। सेकेंड थिंग, व्हाट डू वी सी, दिस विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि राजकीय रूप से स्थिरता कम हो गई सर। एंड वी फाइंड फ्रेगमेंटेशन ऑल्सो टेकिंग प्लेस। ये फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत हम लोग इसके अंदर से लिख सकते हैं कि फॉरेन इन्वेजन्स होने शुरू हो गए। जो विस्तार अशोक ने पकड़ के रखा था वो विस्तार में अब विदेशी लोग आके स्थायी हो गए। नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर हमने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले, कुषाण, इंडो ग्रीक्स और ये सब आने की शुरुआत होती है। इसी के अंदर से हम लोग क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बदल गया सर। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ किंग्स के जो टाइटल है वो भी बदल रहा है, राजा का जो रोल है वो भी बदल रहा है। और कैसे बदला टाइटल और रोल, तो मैंने आपको बताया कि राजा डिवाइन ओरिजिन का टाइटल गेन करने की कोशिश कर रहा है। और ये डिवाइन ओरिजिन का टाइटल कहाँ पे देखने को मिला, कुषाण के द्वारा दिखेगा। कनिष्क करके राजाओं के अंदर हमको पता चलता है। यह डिवाइन ओरिजिन का टाइटल आपको ये संगम लिटरेचर के अंदर भी मिलेगा सर, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द चेंजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड 200 BC ऑनवर्ड से क्या क्या बदलाव हुआ, उसको ये पूछेगा डायरेक्टली स्टेटमेंट बना के। दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। तो उसके फीचर्स खाली मोटे मोटे याद रखिए तो आपको पता चलेगा कि इनके फीचर्स की क्या कहानी है, लाक्षणिकता है सर, ठीक है। और भी चीज़ें इसके अंदर से आ सकती है, बट ये 3-4 फीचर्स तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए कि भाई डेवलपमेंट इनके अंदर में किस तरह से होता है और बदलाव कहाँ से आया सर, ठीक है। अब इनके बदलाव में एक कंसेप्ट आता है डिवाइन किंग्स का सर, ठीक है। और डिवाइन किंग्स के अंतर्गत कुषाण की कहानी यहाँ पे लिखी गई है। इनफैक्ट कुषाण के अंतर्गत किस तरह से बदलाव आया है, इनके द्वारा किस प्रकार के कॉइन्स इशू किए गए हैं। ये डिवाइनिटी का ओरिजिन के अंतर्गत गुप्ता लिटरेचर को भी इन्होंने इंक्लूड किया है, गुप्ता डायनेस्टी को भी इन्होंने बताने की कोशिश की है, उसको भी डिस्कस करेंगे सर। बट अभी नहीं करते हैं, आज हम लोग क्या करते हैं कि इतने पॉइंट तक ही रखते हैं। लेट अस स्किप द पॉइंट अप टिल दिस ओनली, क्योंकि आई फील दैट हमारी जो लीनियरिटी है वो लीनियरिटी को हमको बरकरार रखना है। वी आर सपोज टू मेंटेन द लीनियरिटी। एंड फीचर्स के अंदर ये जो डिवाइन किंग्स का कंसेप्ट है, राजा अपने आप को क्यों प्रियदर्शी से देवपुत्र कहता है, क्या कहता है, राजा अपने आप को प्रियदर्शी से क्या कहता है, देवपुत्र कहता है सर, ठीक है ना। तो ये देवपुत्र कहने का इंटेंशन क्या है सर, है ना। अशोक अपने आप को क्या कहता है कि अशोक कहता है कि मैं प्रियदर्शी हूँ सर, ठीक है। कनिष्क करके एक राजा आएगा, हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास के अंदर, ये अपने आप को क्या कहता है कि भाई मैं देवों का पुत्र हूँ। तो इस तरह से चेंजेस क्यों आ गए और इसको लाने के पीछे का इंटेंशन क्या था, राजा क्यों इस तरह से अपने टाइटल ले रहा है सर, ठीक है। जैसे आप देखोगे मिडीवल इंडिया के अंदर हमको पता चलेगा कि एक राजा दिखेगा बलबन सर, है ना। तो बलबन अपने आप को टाइटल देता है जिल्ले इलाही सर। यू विल फाइंड जिल्ले इलाही करके टाइटल देगा बलबन। बलबन कहेगा कि मैं तो खुदा का साया हूँ। एंड बीइंग खुदा का साया बलबन यहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट करता है कि मेरा वचन ही शासन है सर, ठीक है। तो क्या कनिष्क ये करने की कोशिश कर रहा है, तो कनिष्क डिवाइन किंग्स का जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाता है उसमें अपनी मूर्तियाँ बनवाता है सर। आर्ट एंड कल्चर के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट होगा। तो हम लोग कल के क्लास के अंदर ये कनिष्क के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि राजा अपने आप को हाई स्टेटस के रूप में कंसीडर करेगा और बोलेगा कि मैं तो देवपुत्र के रूप में हूँ, मेरे यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट हुई है उसमें भगवान के द्वारा मुझे शासक के रूप में बनाया गया है सर, ठीक है। तो ये पूरी कहानी कनिष्क की है
और कनिष्क के बाद फिर गुप्ता डायनेस्टी में समुद्रगुप्त जैसे राजा है जो और अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा, और ग्रेजुअली वी फाइंड कि अब धीरे 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 पूरा इतिहास बदलेगा सर, ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, विल कीप दिस मच ओनली एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट चेंज टू प्लेस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये मैप को याद कर दो सर, है ना। आज हमने ब्रीफ किया है, ब्रीफ क्यों किया है, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द मैपिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। हमने आज थीम पकड़ी है सर, ये विषय की थीम पकड़ी है कि पोस्ट मॉडर्न में क्या हुआ, उसमें थीम में ये थोड़े बहुत संगम किंगडम्स के बारे में बताया है। कल मैं आऊंगा तो आपको इनके बारे में बताऊंगा, कुषाण में कनिष्क के बारे में, थोड़ा बहुत गुप्त डायनेस्टी में समुद्रगुप्त के बारे में सर, ठीक है ना। सो टुमारो व्हेन आई विल बी जॉइनिंग द क्लास वन मोर टाइम, तो मैं आपको समुद्रगुप्त की कहानी बताऊंगा, और समुद्रगुप्त शासक के रूप में किस तरह से अपने आप को डिवाइन पर्सपेक्टिव के साथ लिंकअप करता है उसको भी देखेंगे सर, ठीक है। तो जो फंडामेंटल चेंजेस अब आगे होंगे गुप्ताज के अंदर उसको भी देखेंगे, एंड ग्रेजुअली 6th सेंचुरी तक चले जाएंगे जब हर्षवर्धन जैसे राजा आएंगे, तो ये मैप में और बदलाव होंगे। खैर आज हम लोग इतना ही रखते हैं, लेट अस कीप द हिस्ट्री अप टिल नाउ ओनली, एंड आई फील दैट वी कैन टेक अ ब्रेक एज वेल। ऑलमोस्ट हमने 1 घंटा 1.25 घंटे के आसपास डिस्कस किया है। मैं आपको ये मैप याद रखने के लिए दरखास्त करूंगा पहले तो, और कुछ नहीं सर, ठीक है ना। ये मैप को पहले अच्छे से कर दीजिए दोस्तों, so that it becomes easy for me to at least make you remember कि क्या हुआ, क्योंकि ये मैप नहीं समझा होगा ना तो चीज़ें आपकी है ना कंफ्यूज होती रहेगी। मैं अभी बताऊंगा कि किन किन राजाओं के द्वारा कॉइन्स इशू किए गए, जैसे इनके द्वारा गोल्ड कॉइन्स इशू मिल जाएंगे सर, ठीक है। इंडो ग्रीक्स आपकी किताब में कुषाण द्वारा लिखा गया कि कुषाण वर द फर्स्ट वन टू इशू द गोल्ड कॉइन्स, बट रियलिटी आप देखोगे तो इंडो ग्रीक से मिलने शुरू हो जाते हैं सर, ठीक है। कभी कभी एनसीईआरटी वाले गलती कर देते हैं, है ना। एनसीईआरटी में कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आपने देखी होगी अभी रिसेंटली। मिडीवल इंडिया में आएंगे तो उसकी कंट्रोवर्सीज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी में क्या हुआ। खैर तो वो तो लंबी कहानी है, बट पहले थीम तो समझ जाइए कि क्या हो रहा है सर, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, लेट अस कंप्लीट द क्लास टुडे, एंड मैं आपको फिर से वेलकम करता हूँ। आई विल वेलकम यू ऑल टू जॉइन अस ऑन द कोर्स ऑफ द ऑप्शनल हिस्ट्री दैट आई हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड। 3-4 सेशन हुए हैं अभी, 4 सेशन हुए हैं, एंड इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है, आप कितनी भी बार देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है, बच्चों को है ना ये प्लस कोर्सेज का और सब्सक्रिप्शन लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है कि सर सब्सक्रिप्शन में हमारा क्लास मिस हो गया तो क्या करेंगे, लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाए तो क्या कर पाएंगे सर, ठीक है। देखिए आप लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, इट्स अप टू यू। सुबह 8 से 10 का मेरा लाइव रहता है वहाँ प्लस के ऊपर सर, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 बजे आपको मिलता हूँ मैं डेली सर, है ना, संडेज को छोड़ के जनरली। तो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होप को मिल जाएगी सर, है ना। और फिर दूसरा क्या है कि वहाँ पे रेज योर हैंड फीचर आता है, वहाँ स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली टॉक विथ अस, है ना। तो वो बोल सकते हैं, उनका माइक्रोफोन चालू रहता है एंड दे कैन एक्चुअली टॉक विथ अस। तो आपकी यहाँ पे जो वर्बल कमेंट्स है ना, मतलब जो टाइप कर रहे होते हो, वो आप बोल के भी हमको पूछ सकते हो, और बोल के पूछते हो तो मैं भी इंटरेक्टिव ज़्यादा कर पाता हूँ सर, ठीक है। देखिए प्लस के ऊपर बहुत सारे आपको एडवांटेज मिलेंगे, मतलब इट्स सिमिलर टू एन, आप कहीं पे ऑफलाइन में बैठे हो वैसे ही आपको फीलिंग आएगी। मैं गलत नहीं कह रहा, और मैं डांटता भी हूँ, कभी कभी आपको भी बोल देता हूँ, बट बच्चों के बुरा मान जाते हैं। आजकल की जनरेशन ऐसी है जिनको ऐसा लगता है कि मास्टर ने हमको क्यों कह दिया, पर मास्टर आपके भले के लिए कह रहा है आपको सर, ठीक है ना। तो मोस्ट वेलकम है, आप जुड़िए हमारे कोर्सेज के अंदर, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज मिलेगा आपको, एंड डाउट्स पूछ पाओगे, वो भी वर्बल डाउट्स पूछ सकते हो सर, है ना। फ़ोन पे बात कर रहे हो वैसे ही आपको दिखेगा। तो यू विल बी एबल टू सी मी ऑन कैमरा, यू विल बी एबल टू हियर माई वॉइस, एंड साइमल्टेनियसली आई विल ऑल्सो बी एबल टू हियर योर वॉइस, है ना। आप अगर कोई क्वेश्चन पूछते हो तो आप क्वेश्चन के रूप में माइक्रोफोन से आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे एंड आई विल बी एबल टू आंसर दैट। तो बहुत इंटरेक्टिव होता है, मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी करके क्लास को जो है उसका रिदम चला सकता हूँ, और अच्छी तरह से आपसे बात भी कर पाएंगे सर, ठीक है ना। तो आज यहाँ कंक्लूड करते हैं। सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिएगा PN लाइव। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है सर, ठीक है। सो यू आर एक्चुअली गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ अराउंड 35% विद दिस कोड ऑफ PN लाइव, एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग अ टेस्ट सीरीज, है ना। तो GS और ऑप्शनल दोनों की कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। खाली ऑप्शनल का लोगे तो शायद टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी आपको। इफ़ यू आर टेकिंग ए कंबाइंड सब्सक्रिप्शन ऑफ GS एंड ऑप्शनल, तो आपकी टेस्ट सीरीज फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, है ना। तो बहुत अच्छी तरह से एज ए टीचर तो मैं रहूँगा ही आपके साथ, एज अ टीचर आई विल बी कनेक्टेड विथ यू। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स तो मैं आपको कराऊंगा ही, पर एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है सर, है ना। तो GS और ऑप्शनल दोनों का लीजिए, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। द फीस इज 57,500। इसमें भी आपका 10% डिस्काउंट नहीं करके हो जाएगा PN लाइव यूज़ करोगे तो सर, ठीक है ना। तो क्वाइट बेनिफिशियल एज वेल, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंगली आपकी कवरेज यहाँ पे की गई है। तो मैं आपको फिर से वेलकम करता हूँ। हम लोग आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं।
और कल मिलेंगे, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिवाइन ओरिजिन ऑफ द किंग्स एंड विल ऑल्सो बी सीइंग अबाउट हाउ चेंजेस टुक प्लेस एज अ पार्ट ऑफ मोनार्की एज वेल. खैर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट.